ये कहानी है जी सिवुन की, जो आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी जिंदगी बस गेम्स खेलते हुए बिता रहा था, एक हार चुके इंसान की तरह। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया बदल गई जब उसे इनवाइट मिला क्लोइड सर्वाइवल नाम के एक रहस्यमयी वर्ल्ड में। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल उस गेम जैसी थी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। इस दुनिया में थे मार्शल आर्ट्स के उस्ताद, दूसरे डायमेंशंस के किंग और ऐसे खूंखार कातिल जिनकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। एक से बढ़कर एक दरिंदे इकट्ठा हुए थे और उनके बीच जी सिवुन का एक ही मकसद था, जिंदा रहना और टॉप 10 में जगह बनाना। यह है एक ऐसी सर्वाइवल जर्नी की शुरुआत थी जहां हर कदम पे जान का खतरा है और हर फैसला जिंदगी या मौत तय करेगा। स्वागत है आपका क्लोएड सर्वाइवल की दुनिया में। यह मनहवा शुरू होता है एक चांदनी रात के सीन से, जहां एक आदमी कह रहा होता है अब वक्त आ गया है। वो बताता है कि भले ही उसके क्लैन को डिमोनिक सेक्ट ने खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने जिंदा रहने की जितनी भी कोशिश की वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए थी। जैसे ही हम उसे एक पेड़ की शाखा पर खड़ा देखते हैं, वो एक दीवार के ऊपर कूदता है जिसके नीचे आग जल रही होती है। जहां एक गार्ड भी खड़ा होता है, उसी वक्त शैडो से हाथ बाहर निकलने लगते हैं और अगले पल वह हाथ उसकी गर्दन को मोड़ देते हैं, जिससे वह वही नीचे गिर जाता है। जिसे देखते हुए वो कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इससे पहले कि कोई सेंचुरी की गायब होने की बात पकड़ ले, वो इससे पहले ही सब कुछ खत्म कर देगा। खून खराबा चलता रहता है और एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, बाहर बहुत शोर है। फिर जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसकी आंखें गहरे लाल रंग की होती हैं। बाहर वाला आदमी कहता है, तुम आराम से मेडिटेशन कर रहे हो। जब तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, तुम हमेशा की तरह ही हार्टलेस हो। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, तू भी तो वही कर रहा है। बिना कुछ जाने बेमतलब ऊधम मचाकर फिर मुझे हार्टलेस कह रहा है। क्या तू सोचता है कि जब कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा हो तो वो अपने पैरों के नीचे रेंगते कीड़ों की परवाह करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी नज़र तो छोटी पर होगी और ऐसे ही कोई मार्शल आर्ट्स की छोटी तक पहुंचता है। वो आदमी कहता है, ये सब बकवास है। मैं कांग वुन आज तुझे अपने हाथों से मारूंगा। और तब हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी ही हेवनली डीमन है। फिर कांग आगे की ओर दौड़ता है और उसके हाथ से एक नीली ऑरा निकलने लगती है। वो लाइटनिंग चार्ज करने लगता है और इस स्किल का नाम है हेवनली लाइटनिंग फिस्ट। वो सीधा हेवनली डीमन के चेहरे पर अटैक करता है। हेवनली डीमन हंसते हुए कहता है, बस इतना ही है तुझ में। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है, अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, जिसका नाम है हेवनली ब्लड टाइड आर्ट। वो कांग से कहता है, देख और सीख। और फिर वो एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो कांग की फिस्ट से टकराती है। एकदम ड्रैगन बॉल सा वाला एनर्जी बैटल सीन बन जाता है। जाहिर है हेवनली डीमन जीत जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बीम सीधा कांग के हाथ को पार करते हुए उसके चेहरे को चोट पहुंचाती है। कांग उस एनर्जी बीम को पहचानता है और कहता है कि ये तो सोर्ड ही है। जबकि हेवनली डीमन कहता है, आज तुझे तेरे बाप के पास भेज दूंगा, अब तेरा काम तमाम है। लेकिन कांग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे हेवनली डीमन हैरान हो जाता है। कांग अब एक पाम अटैक लेकर आता है जिसका नाम है हेवनली डिवाइन पाम, और वो एनर्जी बीम को तोड़ देता है। हेवनली डीमन हैरानी से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी स्टील टेम्परिंग, जिससे मेरी मुट्ठी स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, वो उसके नंगे हाथों से हार गई। जबकि कांग फिर एक पंच सीधा उसकी छाती में मारता है, जिससे बिजली उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है और हेवनली डीमन दीवार से टकराता है। कांग हाँफते हुए कहता है, अपने गंदे मुंह से मेरे बाप का नाम लेना बंद कर, और तुझे यकीनन याद होगा कि तूने जिंदगी भर कितने गुनाह किए हैं। ये उन सब लोगों का गुस्सा है। हेवनली डीमन कहता है, मुझे उसी वक्त क्लाउड ड्रैगन सेक्ट की जड़ें ख़त्म कर देनी चाहिए थीं। मुझे नहीं पता तूने क्या एनलाइटनमेंट पाया है, लेकिन मैं वाकई चौंक गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने मेरी हेवनली डीमन ब्लड सर्ज आर्ट को तोड़ दिया और अब तूने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी आखिरी चाल चलूँ। फिर जैसे ही वो कोई गॉड जैसा चीज़ निकालता है तो कांग पूछता है, क्या वो कोई इलिक्सियर है? जबकि हेवनली डीमन उसे पीना शुरू करता है। कांग कहता है, अगर तू इतनी बड़ी मात्रा में इलिक्सियर एक साथ पी लेगा तो तुझे डिमोनिक ची डिविएशन हो जाएगा। तभी एक पर्पल एनर्जी गॉड को तोड़ देती है और हेवनली डीमन पावर अप होने लगता है, क्योंकि उसकी ची ओवरफ्लो कर रही होती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसका चेहरा तक दबाव में दिखने लगता है। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकलने लगती हैं और वो जोर से एक दहाड़ मारता है, जिससे एक ज़बरदस्त शॉक वेव चारों ओर फैलती है।
कांग अपने हाथ ऊपर करता है हवा को रोकने के लिए, क्योंकि वो तेजी से उसके पास से गुजर रही होती है। कांग को यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रहा है, और फिर वो हेवनली डीमन की आवाज़ सुनता है, लेकिन पीछे से। जैसे ही वो मुड़ता है, अटैक पहले से ही आ रहा होता है, और हेवनली डीमन कहता है, अब तेरा वक्त आ गया है गायब होने का। कांग उस अटैक को देखता है और समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी कोई और एक बैरियर एक्टिवेट करता है, जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है कांग के चारों तरफ, और कांग उसे पहचान जाता है, बस चौंकता है। फिर एक आदमी एंट्री करता है और कहता है, माफ़ कर भाई, मैं लेट हो गया, थोड़ा चिल कर रहा था। कांग उसे ग्रेट मेज कहकर बुलाता है, लेकिन वो बंदा कहता है, तुझे बोला था ना, ये लंगड़ा सा निकनेम मत यूज़ किया कर। फिर वो पूछता है, क्या यही है वो नेमेसिस जिसके बारे में तू बता रहा था? कांग कहता है, हाँ, यही वो बंदा है जो दावा करता है कि वो किसी और दुनिया से आया है, और अगर ये ना होता तो मैं आज मारा जाता बेकार में। और फिर सीन अचानक से रियल वर्ल्ड में कट होता है, जहाँ एक आदमी चिल्ला रहा होता है, रुक जा। वो कहता है, मैं तो समझा था ये कोई नॉर्मल म्यूरिम कहानी है, ये रैंडम हाई लेवल मेज किसी और वर्ल्ड से कहाँ से बीच में ही टपक गया। फिर वो लंबी सांस लेकर कहता है, यार मज़ा आ रहा था पढ़ने में, लेकिन अब सारा मूड ख़राब हो गया। फिर आगे जोड़ता है, इस ऑथर का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, कहाँ से दूसरी दुनिया घुसा दी बिना किसी लॉजिक के। और फिर हमें पता चलता है उस बंदे का नाम जी सिवून है और उसकी उम्र है 23 साल। अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है और हमें पता चलता है कि उसे डिस्चार्ज हुए 6 महीने हो चुके हैं और वो कॉलेज वापस जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसका दोस्त उसे मैसेज करता है, भाई कुछ रैंक्ड ग्राइंड करने का है। और जी सिवून सोचता है, क्या इस बंदे के पास कोई और है खेलने को? वो कहता है, जैसे बाकी लोग सर्विस पूरी करके डिस्चार्ज होते हैं, वैसे ही मेरी भी एक सॉलिड लाइफ प्लान थी। वो चाहता था कि वो कुछ सर्टिफिकेशंस ले और वापस कॉलेज जाकर वो सब पढ़े जो मिलिट्री में नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसने सोसाइटी की बहुत सारी फन चीज़ें मिस कर दी। फिर वो शहर की तरफ निकलता है, ये कहते हुए कि थोड़े ही पैसे बचे हैं, लेकिन शायद कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँ। वो बताता है कि क्योंकि वो एक मुरिम नॉवल का दीवाना है, उसने ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त इस फैंटेसी में खो दिया कि काश वो किसी मुरिम वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट होता। फिर वो एक पीसी कैफ़े में जाता है और कशियर उसे नाम से पहचान लेता है, पूछता है, आज फिर लॉयल ग्राउंड खेलने आए हो? सियोन कहता है, हाँ, और 10 घंटे का टाइम चाहिए। वो बताता है कि उसने लॉयल ग्राउंड में बहुत टाइम डुबो दिया है। डिस्चार्ज के बाद अपनी लीव्स के दौरान वही एक गेम था जो वो खेलता था, लेकिन फिर उसने सीरियसली ग्राइंड करना शुरू किया और सिर्फ 3 महीनों में टॉप 10 रैंकर बन गया। वो डिस्कॉर्ड में जाता है और अपने दोस्त को बताता है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, लॉबी में वेट कर। वो ओकेजनल टूर्नामेंट से थोड़े पैसे भी कमा चुका है जो इंटरनेट कैफ़ेज़ में होते रहते हैं। ये गेम काफ़ी सिंपल है। 100 प्लेयर्स एक प्लेन से उतरते हैं, मैप पर बिखरे वेपन्स उठाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं जब तक कि सिर्फ एक ही ना बच जाए। वो पबजी की बात कर रहा होता है। फिर वो कोऑर्डिनेट्स कॉल करता है और अपने दोस्त से कहता है, हाँ देख लिया, यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर 2 लोग हैं। फिर वो फायर करता है और दोनों एनिमीज़ को एकदम से डबल हेडशॉट में मार देता है। उसका दोस्त चिल्लाता है, भाई अब बस 2 ही बचे हैं। सियोवून बोलता है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? तू तो पहले ही एक बार मर चुका था, फिर इतना बकवास क्यों कर रहा है? और फिर कहता है, अब बस फार्म करो और जिंदा रहो, सेफ जोन ढूंढो, इससे पहले कि सर्कल छोटा हो जाए। उसका दोस्त कहता है, अब तो बस तुझ पर ही भरोसा है। जैसे ही सर्कल छोटा होता है, हम कुछ और प्लेयर्स को एक बिल्डिंग की तरफ भागते देखते हैं। जैसे ही वो धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आते हैं, उन्हें ज़मीन पर कुछ लूट दिखती है, जैसे फर्स्ट एड किट। और वो कहते हैं कि लूट देखकर लग नहीं रहा कि कोई अंदर गया है, लेकिन जाहिर है ये एक बेट है, और जो कोई भी पबजी खेला है उसे ये पता होगा। जैसे ही एक बंदा फ्री लूट लेने अंदर जाता है, हम देखते हैं कि उसका कैरेक्टर एक कोने में बैठा हुआ है, सीधा कैंपिंग कर रहा होता है। अगले ही पल बाहर वाला बंदा गन शॉट सुनता है और देखता है कि उसका टीममेट मर गया है। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अंदर छुपा हुआ था, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो अपने टीममेट का बदला लेने के बजाय भागने लगता है और तभी उसे पीछे से हेडशॉट मिलता है। अब जीसिवून अकेला बचा होता है और उसे चिकन डिनर मिल जाता है। अब जीसिवून सांस लेता है और उसका दोस्त उसे थैंक्स बोलता है उसे कैरी करने के लिए। सिवून बस कहता है, दूसरा राउंड लगा जल्दी, और मन ही मन कहता है, कल से मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। बिल्कुल वही बातें जो हम सब ने कभी ना कभी कही हैं, लेकिन फिर भी कर कुछ नहीं पाते, प्योर प्रोक्रेस्टिनेशन। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो नीचे देखता है, उसमें लिखा होता है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना?
हमने तुम्हारी एकेडमी फीस भेज दी है और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी, अच्छे से खाना खाना, माफ़ करना इससे ज़्यादा नहीं भेज पाए। सिमोन उन्हें थैंक्स कहता है और हमें पता चलता है कि ये उसकी माँ है। वो कहता है मैं अब सोने जा रहा हूँ। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कल से मैं और नहीं खेलूँगा। उसका दोस्त बोलता है तूने तो बोला था कि हम क्लैन वॉर में साथ जाएंगे। सिवून कहता है बा नहीं कर सकता, मुझे अब इंग्लिश एकेडमी जाना है। और फिर खुद से कहता है कि जब भी मैं अपनी माँ का मैसेज देखता है तो गिल्टी फील करता है, क्योंकि वो महीनों से ऐसी ही ज़िंदगी जी रहा है। जैसे ही जी सिवून अपने अपार्टमेंट में वापस आता है, वो उस रात यूट्यूब स्क्रॉलिंग करने लगता है। कुछ शॉर्ट्स में लोग मिस्टीरियस पावर्स वाले लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्हें विदेशों में देखा गया है, जो खुद को प्लेयर्स कह रहे हैं। लेकिन सिवून जब वो वीडियो को क्लिक करके डिटेल्स पता करने की कोशिश करता है तो वो अचानक डिलीट हो जाती है, जो उसे काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन वो सोचता है कि छोड़ो, सो जाता हूँ। अगली सुबह जब वो एकेडमी के लिए निकल रहा होता है, उसका दोस्त कहता है क्लैन वॉर के लिए तैयारी करनी चाहिए। जी सिवून जवाब देता है चल एक आखिरी मैच तेरा साथ देता हूँ। तभी उसके पीछे से एक पर्पल लाइट निकलने लगती है। जैसे ही वो पलटता है वो पूरी तरह शॉक रह जाता है, जिसे देखते हुए सोचता है ये क्या हो रहा है। लाइट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और उसे पूरी तरह निगल लेती है। अगले ही पल उसका बैकपैक ज़मीन पर गिर जाता है और उसके अलावा वहाँ कोई निशान नहीं बचता। जी सिवून सोचता है ये लाइट क्या थी। फिर आगे कहता है मैंने तो अभी अभी पढ़ाई शुरू करने का फ़ैसला लिया था, क्या ये पनिशमेंट है देर से डिसाइड करने का। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसे रशियन में लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो सोचता है इतनी ज़ोर से कौन बातें कर रहा है। फिर वो सामने देखता है जहाँ लोग तलवारें और मैजिक से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो सोचता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ इतने सारे कॉस्प्लेयर्स क्यों हैं। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो लोग स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं, वो सोचने लगता है क्या ये कोई सपना है। फिर वो चारों तरफ देखता है और एक स्टैचू को देखता है, अभी भी पूरा कंफ्यूज्ड। तभी स्टैचू बोलता है 100 प्लेयर्स डिटेक्टेड। जी सिवून सोचता है मैं अपने दिमाग में ये आवाज़ क्यों सुन रहा हूँ और इतनी लाउड क्यों है। जबकि स्टैचू की आंखें चमकने लगती हैं और वो कहता है सिस्टम को शुरू करना। अगले ही पल उसी ब्लू ग्लो को हम जी सिवून की आंखों में भी देखते हैं, जिसे वो भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। फिर वो आवाज़ कहती है सिंक्रोनाइजिंग लैंग्वेज। जो पहले रशियन था वो अब कोरियन में ट्रांसलेट होने लगता है। तभी उसके सामने खड़ा मोटा सा बंदा कहता है अब तो सब मेरी भाषा में बात कर रहे हैं। अब हम कुछ मुरिम सेटिंग वाले लोगों को देखते हैं जो सेक्स की बात कर रहे होते हैं और कुछ मेजेस भी डिस्कशन में हैं। एक मेज कायरोन से पूछता है तूने क्या किया जो हम यहाँ आ गए। चिरोन कहता है ये तो मुझे तुझसे पूछना था एस्क्रो, तूने मुझे इसमें क्यों घसीटा। एस्क्रो कहता है तू बड़ा बेशर्म है, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। कायरोन कहता है तू माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको डीमन किंग की पावर के आगे झुकना ही पड़ेगा। एस्क्रो जवाब देता है मैं तुझे वादा करता हूँ एक आर्च मेज होने के नाते मैं तुझे यहीं ख़त्म करूँगा और डीमन किंग का भी अंत करूँगा। फिर वो एक एबिलिटी इस्तेमाल करता है जिसका नाम है एस्क्रो स्टाइल लाइटनिंग और वो खायरन को वहीं पर जैप कर देता है। एस्क्रो फिर एकदम शॉक और कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि खायरन को कुछ भी नहीं हुआ। एस्क्रो कहता है पक्का यही था जिसने मुझे यहाँ खींचा है। जी सिवून ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है। तभी स्टैच्यू बोलता है गेम शुरू होने वाला है। डिफ़िकल्टी सेट है इजी पर, उनका टारगेट है टॉप 90 में पहुंचना। सिलेक्टेड मैप है किंग किंगडम्स कैपिटल और टॉप 10 वालों को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। स्टैच्यू फिर कहता है कि ट्यूटोरियल स्किप कर रहे हैं और वेटिंग रूम में कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि सब न्यूट्रलाइज्ड है। फिर जी सिवून के सामने मैप प्रकट हो जाता है। स्टैच्यू फिर बोलता है कि जो लोग पहली बार क्लोएड सर्वाइवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। गेम कुल 100 साल चलेगा और हर दिन मैप थोड़ा थोड़ा लिमिटेड होता जाएगा। अगर कोई लिमिटेड एरिया से बाहर गया तो उसे भारी नुकसान हो सकता है, तो केयरफुल रहना। गेम तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक ही सर्वाइवर ना बच जाए। गेम ख़त्म होने या एलिमिनेट होने के बाद प्लेयर्स वापस अपनी ओरिजिनल दुनिया में लौट आएंगे। जो प्लेयर्स टॉप 90 में नहीं आएंगे वो दोबारा क्लोएड सर्वाइवल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जल्द ही आर्गस की नज़र से उन्हें अपनी चुनी हुई जगहों पर भेजा जाएगा जहां से वो आइटम्स कलेक्ट करके टॉप 90 में पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। फिर स्टैच्यू सबको गुड लक विश करता है। जी सिवून सोचता है क्या मैं लॉयल ग्राउंड का सपना देख रहा हूँ। स्टेटस विंडो फिर बताता है कि रिवॉर्ड्स टॉप 10 और ऊपर के लोगों को ही मिलेंगे।
इसे सुन सीवून एंग्जाइटी में पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है, भले ही ये सपना हो लेकिन मैं इन साइको लोगों के बीच में हूँ और ये डरावना है। हम एक बंदे को देखते हैं जो नाइफ चाट रहा होता है, जिसे देख सीवून समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो वो मरेगा पक्का। वो सोचता है अगर ये सच में उस गेम जैसा है, लेकिन उससे पहले ही एक बंदा उसे आवाज़ देता है, ए बाल बिखरे हुए लड़के। वो पूछता है, इतना इधर उधर क्यों देख रहा है, कहाँ से आया है तू? जी सिवून कुछ नहीं कहता और वो बंदा अपनी तलवार उसकी तरफ घुमाकर कहता है, तू मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? तभी गेम की काउंटडाउन शुरू हो जाती है और वो बंदा मुस्कराने लगता है। वो पूछता है, ऐसे सिचुएशन में तू हंस क्यों रहा है, पागल है क्या? काउंटडाउन जैसे ही एक पर पहुंचती है, जी सिवून कहता है, बहुत सिंपल रीज़न है मेरी स्माइल का, मैं इतना मज़ेदार सपना देख रहा हूँ तो उसे एंजॉय क्यों ना करूँ? और वो ये भी कहता है कि उसे गेम की पूरी नॉलेज है, जिसे वो शॉर्टकट में लॉजी कहता है। ऐसे साइको लोगों को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। अब क्लोइड सर्वाइवल का डे एक शुरू होता है। सभी प्लेयर्स एक एयरशिप से नीचे गिर रहे हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस ऑरा से ढके हुए हवा में उड़ रहे होते हैं। और अब जी सिवून की असली कहानी शुरू होती है। जी सिवून बोलता है कि बाकी लोग उन एरियाज में उतर रहे हैं जहां लूट ज़्यादा है। गेम में भी यही रूल होता है, जितना भीड़ उतना लूट। लेकिन वो सोचता है कि बेटर होगा आउटस्कर्ट्स में लैंड करना ताकि थोड़ा सेफ रहे। इसलिए वो एक घर स्पॉट करता है और कहता है वो ठीक रहेगा। फिर जोर से चिल्लाता है, डिसेंड, और सीधा नीचे ज़मीन की तरफ शूट करता है। नीचे सुपर हीरो पोज में लैंड करता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती, वो बिल्कुल ठीक रहता है। उतरने के बाद वो तुरंत नहीं हिलता, क्योंकि उसे मोशन सिकनेस हो रहा होता है, तो वो उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है कि सबसे पहले तो उसे उस घर में एंटर करना है। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है, जिससे वो चौंक जाता है। फिर भागना शुरू करता है और सोचता है कि मोशन सिकनेस के चलते उसे पता नहीं चला कि उसके साथ कौन लैंड हुआ। वो सीधा घर की तरफ भागता है और अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर सांस फूलते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, कहीं वो तलवार वाला साइको तो नहीं जो पहले मुझे प्रोवोक कर रहा था। वो खिड़की से बाहर देखता है, कोई नज़र नहीं आता, तो सोचता है शायद बस हवा थी। और जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो थोड़ा रिलैक्स करता है। अब वो हाउस को सर्च करना शुरू करता है। उसे याद है कि जहाँ भी लैंड किया जाता है वहाँ से आइटम्स मिलते हैं, तो उसे ध्यान से चीज़ें ढूंढनी होंगी। चलते चलते उसे नीचे कुछ दिखाई देता है और नोटिफिकेशन आता है, आपको हैवी क्रॉसबो मिला है। वो बोलता है, ये बहुत हैवी है, लेकिन कुछ ना होने से तो अच्छा है। फिर क्विवर से एक एरो निकालता है और जैसे ही क्रॉसबो इक्विप करता है, उसके दिमाग में नेचुरली उसका इस्तेमाल करने का तरीका आ जाता है। वो कहता है, एक साउथ कोरियन आर्मी सार्जेंट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस ट्रिगर दबाना है। और जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, क्रॉसबो इतनी पावर से शूट करता है कि दीवार का आधा हिस्सा फाड़ देता है और रिकॉइल से वो खुद पीछे गिर जाता है, जिसे वो शॉक्ड होता है। डैम, ये तो काफ़ी पावरफुल है। वो समझ जाता है कि अगर इसका सही से यूज़ सीखा जाए तो बहुत काम आ सकता है। फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करता है, लेकिन और कुछ खास नहीं मिलता। अब क्योंकि मैप बहुत बड़ा है, वो आगे कुछ और बिल्डिंग्स की तरफ दौड़ने लगता है, ये सोचते हुए कि अगर स्टार्टिंग में कोई एनिमी नहीं मिला तो सेफ तरीके से पूरा एरिया फार्म कर सकता हूँ। वो क्रॉसबो उठाता है और स्लोली एक और हाउस को क्लियर करता है। फिर उसकी नज़र एक टेबल पर रखे स्क्रोल पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और जैसे ही स्क्रोल उठाता है, उसे मैसेज मिलता है, आपको एक हीलिंग स्क्रोल मिला है। स्क्रोल छोटा होता है और उसमें लिखा होता है कि अगर इसे फाड़ दिया जाए तो सारी चोटें ठीक हो जाएंगी। जी सिवून हैरान हो जाता है, ऐसा आइटम भी होता है क्या? वो सोचता है कि और रिकवरी आइटम्स ढूंढने होंगे और काश उसके पास कोई आइटम बैग होता। फिर उसकी नज़र एक ग्लोइंग पर्पल बुक पर पड़ती है जो पास की शेल्फ पर रखी होती है। वो उसे उठाता है और उसे मैसेज मिलता है, आपको ब्लैक स्टार लीडर की मार्शल आर्ट्स बुक मिली है। ये एक मार्शल आर्ट है जो उसके फिंगर से डार्क एनर्जी प्रोजेक्ट करने देता है। सिस्टम पूछता है, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? जी सिवून सोचता है कि शायद ट्यूटोरियल शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्ट पर क्लिक करता है, किताब तेज़ी से चमकने लगती है और उसके सामने ही उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। धीरे धीरे वो किताब पूरी तरह से हवा में घुल जाती है। जी सिवून कंफ्यूज्ड होकर अपने हाथों की तरफ देखता है। बस इतना ही था।
लेकिन जैसे जैसे वो अपनी हथेली को देखता है उसे एनर्जी का प्रभाव महसूस होने लगता है, हर सेकंड के साथ ज़्यादा इंटेंस होता हुआ। जिसे टेस्ट करने के लिए वो टेबल से एक चम्मच उठाता है और उसमें वो एनर्जी डालता है, फिर पूरे जोर से उसे पास की दीवार पर फेंकता है। चम्मच दीवार में पूरी तरह घुस जाती है, जिसे देखते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है, सिर्फ एक किताब से मैंने मार्शल आर्ट सीख लिया। फिर वो दीवार से चम्मच निकालता है और बोलता है, ये तो बहुत काम आने वाला है। वो सोचता है, अगर मार्शल आर्ट्स की किताबें हैं तो ज़रूर मैजिक बुक्स भी होंगी। इसे उसके दिमाग में पूरा यकीन हो जाता है कि क्लोएड सर्वाइवल और लॉयल ग्राउंड असल में एक ही गेम है। अब क्योंकि उसने ये जगह अच्छे से सर्च कर ली है, वो आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। सीन थोड़ा आगे जंप करता है। अब वो कहता है कि फार्मिंग करते करते सूरज निकल आया है और अब उसे जल्दी से कोई जगह ढूंढनी है छुपने के लिए। वो एक घर की तरफ देखता है। बस यही एक घर है जिसमें अभी भी लाइट जल रही है, और लाइट जलने का मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अंदर कोई रेयर आइटम छिपा है या कोई बंदा है। तो इसलिए वो धीरे धीरे घर के अंदर एंटर करता है बिना आवाज़ किए। वो सोचता है, पता नहीं कितने लोग मेरे आसपास लैंड हुए होंगे। हो सकता है यहाँ कोई हो, या तो कोई प्रो या कोई पूरा नूब। पहले फ्लोर पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो सोचता है शायद ऊपर छिपा हो। अब वो थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन उसके पास वेपन है, और अगर वो ब्लैक स्टार तकनीक से एम्बुश करे तो हो सकता है वो किसी प्रो से भी भिड़ जाए। इसलिए वो बहुत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, कोशिश करता है कि कोई साउंड ना हो, जबकि क्रॉसबो उसके हाथ में होता है। और जैसे ही ऊपर पहुंचता है उसे सामने कुछ नज़र आता है, एक लैंटर्न। वो सोचता है, कहीं ये ट्रैप तो नहीं, क्योंकि पास में एक रूम भी है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि बस अब देख ही लिया जाए, और ज़ोर से दरवाज़ा किक करता है। रूम के अंदर एक बेडरूम होता है। वो चारों ओर देखता है और फिर चैन की सांस लेता है। पूरी एक्टिंग मैंने खुद ही की, अच्छा हुआ कोई नहीं है। फिर उसकी नज़र एक रिंग पर पड़ती है जो बेड के पास रखी होती है। वो उठा कर देखता है तो मैसेज आता है, आपको रिंग ऑफ स्ट्रेंथ मिली है। ये रिंग उसे 20 स्ट्रेंथ पॉइंट्स देती है जब भी वो इसे पहनता है। वो सोचता है, क्या सच में बस पहनने से मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा? और वो उसे अपने इंडेक्स फिंगर में पहन लेता है। जैसे ही वो रिंग पहनता है उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा सेंसेशन महसूस होता है। वो बोलता है, अब तो बॉडी काफ़ी हल्की लग रही है। क्रॉसबो जो पहले इतना भारी लग रहा था, अब जैसे कुछ भी नहीं। वो सोचता है, अगर स्ट्रेंथ सच में 20 बढ़ गई है तो क्यों ना चेक कर लूं। इसलिए अब वो अपने स्टैट्स देखने की कोशिश करता है। कैरेक्टर इन्फो पैनल खोलने के लिए अलग अलग शब्द बोलने लगता है। आखिरकार वो पैनल ओपन होता है और वो खुद को देखकर बोलता है, ये तो काफ़ी पैथेटिक है। शायद सिर्फ मार्शल आर्ट सीख लेने से ही मुझे मार्शल आर्टिस्ट की कैटेगरी मिल गई है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी जब मैं बिल्कुल खाली हाथ था उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। अब वो डिसाइड करता है कि फर्स्ट फ्लोर को प्रॉपरली सर्च किया जाए, जहां उसे एक और रिंग मिलती है, सब स्पेस रिंग, जो ठीक वही चीज़ है जिसकी उसे पहले ज़रूरत थी। वो हंसता है, लगातार रिंग्स ही मिल रही हैं, बढ़िया है। तब स्टेटस विंडो बताती है, अगर किसी आइटम को स्टोर करना है तो उसे हाथ में पकड़कर सब स्पेस बोलो या सोचो, जबकि दूसरे हाथ से रिंग को छूते हुए आइटम के बारे में सोचो तो आइटम बाहर आएगा, और अगर सब स्पेस भर गया हो तो और आइटम स्टोर नहीं होंगे। वो बोलता है, ये तो एकदम गेम के इन्वेंट्री सिस्टम जैसा है, शायद यहाँ बैग्स की जगह यही यूज़ करते होंगे। फिर वो सब स्पेस ओपन करता है तो सामने एक ग्लोइंग स्टोरेज एरिया दिखता है, जिसमें वो हीलिंग स्क्रोल को डालता है और बोलता है, कितना कन्वीनियंट है ये, अब सब कुछ कैरी करने की झंझट नहीं। काश रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होता। इसलिए वो सोचता है, अगर मैं ये मार्शल आर्ट्स और आइटम्स अपने असली वर्ल्ड में ले जा पाऊँ तो ये कितने काम आएंगे। अब वो कहता है कि शायद अब तक कुछ लोग एलिमिनेट हो चुके होंगे। वो इंटरफेस चेक करता है और उसे किल्ट लॉग दिखता है, जिसमें वो देखता है कि अभी तक सिर्फ एक बंदा एलिमिनेट हुआ है। वो सोचता है, मैं तो तब तक फार्म करना चाहता हूँ जब तक सिर्फ 90 लोग बचे। लेकिन फिर भी इतने घर सर्च करके उसे काफ़ी कंज्यूमेबल आइटम्स मिल गए। साथ ही उसकी अच्छी किस्मत की वजह से उसे कई हिडन वेपन्स भी मिल गए, जो वो अपनी ब्लैक स्टार मार्शल आर्ट्स के साथ यूज़ कर सकता है। फिर वो कहता है, लगता है मैंने इस एरिया को अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो अब शायद मुझे मूव करना चाहिए। लेकिन फिर वो थोड़ा रुक कर सोचता है, बेटर होगा कि मैं यहीं रुका रहूं जब तक सूरज नहीं निकल आता।
क्योंकि वो जानता है कि जिन स्ट्रांग बंदों को उसने वेटिंग रूम में देखा था वो रात में ही घूम रहे होंगे और अपने करंट लेवल से वो उनसे नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर वो छिप कर टॉप 10 में पहुंच गया तो जैसे आज वो अच्छे स्टैट्स पर पॉइंट्स डाल पाया वैसे ही फ्यूचर में डाल पाएगा। फिर वो कहता है रात में प्लेयर कम होंगे तो शायद ये सही वक्त है कि मैं एक और जगह एक्सप्लोर करूं इससे पहले कि सूरज निकले। अगर ऐसा कर कोई अच्छी जगह मिल गई तो थोड़ा रिस्क उठाना बनता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो सोचता है इतनी देर से मैं लगातार चल रहा हूं लेकिन थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। ये रिंग ऑफ स्ट्रेंथ सच में कमाल की है। लेकिन फिर वो खुद से बोलता है स्ट्रेंथ बढ़ गई है पर भूख और प्यास तो अभी भी लग रही है। शायद क्लोइड सर्वाइवल असलियत के काफ़ी करीब है। अब उसे कुछ खाने की ज़रूरत है। शायद सिटी में कुछ मिल जाए। मैप के हिसाब से ये जगह सिटी के करीब होनी चाहिए पर ये हाउसेस हैं कहाँ। इसी बीच एक वुल्फ की कुर्राहट सुनाई देती है और वो भी उसी पल उसे सुन लेता है जो उसके ठीक पीछे से आती है। वो तुरंत झाड़ियों में कूद कर छिप जाता है। ये आवाज़ तो अब आई, इससे पहले कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो झांक कर देखता है, थोड़ी दूर पर दो बड़ी बड़ी वेयरवुल्फ्स खड़ी हैं। वो घबराते हुए पसीना पसीना हो जाता है। ये तो सच में वेयरवुल्फ्स हैं। एक वेयरवुल्फ उस पर हमला करता है लेकिन वो किसी तरह पीछे हटकर बच जाता है। हमला इतना ज़बरदस्त होता है कि बगल का पेड़ चकनाचूर हो जाता है। अब दोनों वेयरवुल्फ्स उसे घूर रहे हैं। वो सोचता है मुझे लगा था ये सिर्फ पीवीपी गेम है। मुझे नहीं पता था कि इसमें मॉन्स्टर्स भी होंगे। अगर पहले पता होता तो मैं वहीं छिपा रहता। मैं नाम का ही सही पर एक रैंकर हूँ, इसलिए किसी मॉब से मर जाना तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। तभी उसे दूर एक हाउस दिखता है और वो दौड़कर वहां घुस जाता है। दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है जबकि उसे बाहर से वेयरवुल्फ्स की आवाज़ सुनाई देती है। क्या ये अंदर आ जाएगा? फिर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर झांकता है और देखता है कि वो वेयरवुल्फ सूंघते हुए आसपास घूम रहा है। लगता है ये मेरी सेंट से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे पहले हमला करना चाहिए। अगले ही पल वो क्रॉसबो को तैयार करता है और उस पर निशाना लगाता है। जैसे ही सही मौका आता है वो दरवाजे की क्रैक से सीधे उसे चलाता है जो वेयरवुल्फ के सिर के एक साइड में जा लगती है। वो गिरकर वहीं मर जाता है जिसे देख जी सिवून सोचता है गुड, रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से मैं इसे एक हाथ से चला पा रहा हूँ। अब बस एक और बचा है। वो रिलोड करके पीछे मुड़ता है पर शॉक हो जाता है जब देखता है कि दूसरा वेयरवुल्फ सीधे सामने खड़ा है। वो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसता है तब उसके गाल पर चोट लगती है। ये बहुत बुरा हो रहा है, वो डर के मारे सोचता है। फिर तेजी से क्रॉसबो उठाकर फायर करता है पर वेयरवुल्फ हाथ से ब्लॉक कर देता है। साथ ही क्रॉसबो नीचे गिर जाता है जिसे वो क्रीचर अब फिनिशिंग ब्लो देने ही वाला है। जी सिवून सोचता है क्या यहीं मेरी एलिमिनेशन हो जाएगी? नहीं, अभी नहीं। वो फौरन सब स्पेस रिंग एक्टिव करता है और एक रैंडम वेपन निकालता है जो शायद एक चम्मच ही है, लेकिन वो उसमें ब्लैक स्टार मार्शल आर्ट्स की एनर्जी भरता है और सीधा वेयरवुल्फ के सीने में एक बड़ा सा छेद कर देता है जिससे वेयरवुल्फ वहीं ढेर हो जाता है। जबकि वो चम्मच दीवार में जा धंसता है, जी सिवून बोलता है एक मामूली मॉब से हार जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो देखता है कि वो भी धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा है और जी सिवून चैन की सांस लेते हुए घुटनों पर गिर जाता है। थैंक गॉड, मैंने पहले से वो थ्रोइंग डैगर रख लिया था। सच में लगा था कि इन मॉब से हार जाऊंगा और एलिमिनेशन मिल जाएगी। कितनी एम्बैरेसिंग होती ना। तभी उसकी नज़र सामने पड़े एक छोटे बैग पर जाती है। लगता है मॉब ने ड्रॉप किया है। जब वो बैग खोलता है तो उसमें सिर्फ पानी और सूखा मांस मिलता है जिसे वो थोड़ा मायूस होकर बोलता है बस खाने का ही सामान है, काश कुछ और निकल आता। पर फिर भी वो खाना शुरू कर देता है और सोचता है कि अब आसपास का इलाका भी चेक करना चाहिए जिसे उसे एक आर्मर का टुकड़ा मिलता है और वो बोलता है लगता है ये कुछ वैसा ही है जैसा लॉयल ग्राउंड में बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है। वो उसे पहन लेता है। थोड़ा बड़ा है लेकिन वो तुरंत खुद ब खुद उसकी बॉडी के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर स्टेटस विंडो दिखाता है कि उसे एडवांस्ड ऑरिचलचम ब्रेस्ट प्लेट मिला है जो उसकी फायर और विंड मैजिक के खिलाफ रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। जी सिवून खुश होकर बोलता है ये तो सच में ऑसम है, सिर्फ एक दो नहीं काफ़ी स्टैट्स बढ़ा दिए। वो और भी चीज़ें ढूंढने लगता है तभी उसका घुटना किसी चीज़ से टकराता है लेकिन नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो सामने लात मारता है, शायद कोई हिडन आइटम हो जिसे उसे कुछ कपड़े जैसा महसूस होता है और जैसे ही वो उसे पहनता है स्टेटस विंडो बताता है नाइट क्लोक।
इसकी एबिलिटी ये है, अगर वो अंधेरे में इसे पहनकर एक जगह चुपचाप खड़ा रहता है तो वो अंधेरे में पूरी तरह से घुल मिल जाता है, जिससे ना उस पर कोई मैजिक डिटेक्शन काम करेगी और ना ही उसकी आवाज़ बाहर जाएगी। जी सिवून बोलता है, ये तो बिल्कुल हैरी पॉटर वाले क्लोक जैसा है। अब रात में किसी से भी बचा जा सकता है। ये तो सबसे परफेक्ट आइटम है सर्वाइवल के लिए। मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि बीच जंगल में एक अकेला घर क्यों था, पर अब लग रहा है कि ये फार्मिंग स्पॉट है और आज मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। अभी भी रात है। वो जंगल में चल रहा है और बोलता है, अब तक किसी को भी नहीं देखा, शायद इसलिए कि मैंने रैंडम जगह लैंड किया था। तभी उसके पीछे कोई आता है। एक आदमी जंगल में भागते हुए पूरी तरह फटे हाल में चिल्ला रहा है, काश मेरे पास इसे यूज़ करने का टाइम होता। जी सिवून फौरन नाइट क्लोक पहनकर झाड़ियों में छिप जाता है। वो आदमी बोलता है, यार यहाँ किसी मेज से सामना हो जाएगा ये नहीं सोचा था। जी सिवून सोचता है, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे मैं संभाल सकता हूँ। जैसे ही वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, जी सिवून खुद से कहता है, काम डाउन, ये बस एक गेम है, असली बंदा नहीं। फिर भी मैं इसे शूट करने में हिचक क्यों रहा हूँ। तभी अचानक कोई एक स्पेल कास्ट करता है, स्क्रो फ्लेम, और वो सीधे जी सिवून की तरफ फायर करता है, जो उसके बगल से जाकर उस भागते हुए आदमी की पीठ पर जाकर लगता है। जी सिवून सोचता है कि शायद वो मर गया, लेकिन जब वहाँ सिर्फ एक लूट चेस्ट रह जाती है और कोई लाश नहीं, तब उसे यकीन हो जाता है, हाँ ये पक्का गेम है और ये चेस्ट शायद उसी की आइटम्स होंगी। तभी जी सिवून सोचता है, पर यह फायर आया कहाँ से। तभी एक बड़े नाक वाला बंदा उसके पास आकर कहता है, जो इंसान मैजिक तक नहीं जानता, उसने मेरी चीज़ें चुराने की हिम्मत कैसे की। कितना अनलकी था, मेरी तलवार से मरता तो शायद जलने का दर्द ना सहना पड़ता। जी सिवून सोचता है, अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा, ये क्लोक सच में औसम है। फिर वो बंदा बोलता है, उस बंदे को गर्व होना चाहिए कि वो मेरे हाथों मरा, और ख़ुद को कायरों कहकर इंट्रोड्यूस करता है। बिग नोज जैसे ही चेस्ट चेक करने जाता है, जी सिवून सोचता है, जो मरा वो भी मेरी तरह एक प्लेयर था, इसलिए मैं अगला भी हो सकता हूँ। अगर मैं अभी हिचकिचाया तो कोई और मुझे मारकर रैंक बढ़ा लेगा। अगर मुझे सच में सरवाइव करना है तो मुझे अब एक्शन लेना ही होगा। तभी जी सिवून पीछे से एक बोल्ट फायर करता है, जो बिग नोज की बैरियर से टकराकर उसे क्रैक कर देता है। बिग नोज घूमता है और बोलता है, शीट, शायद मैंने ज़्यादा आवाज़ कर दी, सब उस कमीने की गलती है। जी सिवून फिर से निशाना लगाकर दूसरा बोल्ट फायर करता है, बैरियर और भी टूटने लगता है। अब बिग नोज घबरा जाता है और अंदाजे से एक फायर बॉल उसकी डायरेक्शन में फेंकता है। कहाँ छुपा है तू, सामने आ डरपोक। तभी झाड़ियों से एक थ्रोइंग नाइफ सीधा उसके साइड की तरफ आता है। वो घूमकर इसे देखता है, जबकि बैरियर उसे बचा लेता है, लेकिन अब पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए बिग नोज अब पूरी तरह पैनिक में है, पर फिर भी पूछता है, कहाँ है तू। जी सिवून अब फिर से क्रॉसबो लोड करता है। बिग नोज फिर से एस्क्रो फ्लेम स्पेल कास्ट करने लगता है, पर स्पेल पूरा होने से पहले ही एक थ्रोइंग नाइफ सीधा उसके माथे में जा घुसता है, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसके आखिरी शब्द एक अधूरा स्पेल होते हैं। जी सिवून हैरान होकर सोचता है, मैं जीत गया। अब वहाँ 2 लूट चेस्ट पड़ी हैं। वो बोलता है, अगर किसी ने ये फायर देखा और यहाँ आ गया तो मुश्किल हो सकती है, मुझे जल्दी से जल्दी लूट करके निकलना होगा। वो सबसे पहले बिग नोज की चेस्ट से लूट शुरू करता है और जितना हो सके सब कुछ सब स्पेस में डाल देता है। साथ ही उसे एक और हीलिंग आइटम भी मिल जाता है। फिर उसे एक आइटम मिलता है, एस्क्रोज नेकलेस, जो बताता है कि वो बंदा एस्क्रो मैजिक सोसाइटी का मेज था। अब नामों की कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाती है। जी सिवून कहता है, ये तो एक बेकार सी चीज़ लग रही है, कोई ख़ास प्रॉपर्टी भी नहीं है, फिलहाल स्टैश कर देता हूँ। जैसे जैसे वो बाकी आइटम्स चेक करता है, एक आइटम उसकी नज़र में अटकता है, सर्कल स्टोन। ये आइटम यूज़र को दिल के पास एक मैजिक सर्कल एंग्रेव करने देता है, जिससे वो माना इस्तेमाल कर सकता है। जी सिवून हैरानी से सोचता है, क्या मैं सिर्फ इस चीज़ से मेज बन सकता हूँ। उसे अब याद आता है कि वो बंदा जो भाग रहा था, उसने कहा था, काश मेरे पास ये यूज़ करने का टाइम होता। जी सिवून सोचता है, सॉरी भाई, लेकिन मैं इसे अच्छे से यूज़ करूँगा, बाकी का सब कुछ इन्वेंट्री में डाल देता हूँ, बाद में आराम से देखूँगा। अब वो फॉरेस्ट में और आगे बढ़ता है, जब तक कि एक हिल टॉप पर नहीं पहुँच जाता, जहाँ वो कुछ हाउसेस देखता है और सोचता है, ये जगह परफेक्ट है सर्कल स्टोन यूज़ करने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाता है, सिस्टम पूछता है, क्या आप सच में सर्कल स्टोन यूज़ करना चाहते हैं। जी सिवून तुरंत कहता है, हाँ,
जिसके तुरंत बाद सिस्टम एक और वार्निंग देता है, अगर एक बार इस आइटम को आपने यूज़ किया तो तुम 3 घंटे तक मूव नहीं कर सकोगे। साथ ही कोई और एक्शन या आइटम यूसेज भी ब्लॉक रहेगा। साथ ही हल्का दर्द महसूस होगा जब सर्कल फॉर्म होगा। जैसे ही वो स्टोन एक्टिवेट करता है, उसके चेस्ट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। वो चीखना चाहता है पर खुद को कंट्रोल करता है और अगले 3 घंटे वो इंटेंस पेन में बिताता है। फर्श पर लेटा हुआ लात टपकाते हुए वो बोलता है, ये स्लाइड पेन था, लेकिन मुझे तो लगा मैं वहीं मर जाऊंगा। मार्शल आर्ट सीखना तो इजी था, लेकिन मैजिक तो भयानक कठिन है। अब वो स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है उसके पास अब 2 जॉब्स हैं और एक नया माना स्टैट भी अनलॉक हो गया है। फिर वो सोचता है, वैसे भी वो 2 बंदे मर गए तो सर्वाइवर्स की संख्या भी घटी होगी। जैसे ही वो चेक करता है, चौंक जाता है, क्या सिर्फ 45 लोग ही बचे हैं? इतनी बड़ी गिरावट देखकर वो शॉकेड है। लिस्ट पर एक नाम बार बार आ रहा है, नाम संगवांग। लगता है ये बंदा हर किसी को मार रहा है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ घंटे पहले का, जहां एक आदमी पेड़ की डाल पर बैठा नीचे दूसरों को देख रहा है। फिर अपने शिकार को देखकर होंठ चाटता है, जबकि नीचे एक भारी भरकम बंदा एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है, जो थोड़ा फनी है। वो बोलता है, बस स्टॉप 90 में आना है। तभी नाम संगवांग हाथ ऊपर उठाता है और वो भारी बंदा हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जबकि वो अपना हाथ उस बंदे की तरफ बढ़ाता है और ऐसे उसका सिर फोड़ देता है जैसे कोई पिंपल हो, और कहता है, इसे अब सबको पता चल ही जाएगा। वो लाश को लूटने की भी कोशिश नहीं करता, बस इतना चाहता है कि हर कोई उसका नाम जाने, और हाँ, उसका नाम है संगवांग। अब तीसरा दिन शुरू हो चुका है और जीसीवून को एक नोटिफिकेशन आता है। वो डिसबिलीफ में बोलता है, इतने लोग एक ही रात में मर गए, और दुआ करता है कि उसकी कभी भी नाम संगवांग से मुलाकात ना हो। फिर वो सोचता है, अगर सब ऐसे ही मरते रहे तो शायद मैं टॉप 10 तक पहुंच जाऊं। स्टार्टिंग में बताया गया था कि टॉप 10 में आने वालों को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, तो अब उसे क्यूरियोसिटी होती है, क्या मिलेगा? पैसे, रेयर आइटम्स, या फिर क्या पता जो स्किल्स और आइटम्स मैं यहाँ सीख रहा हूँ वो रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर पाऊँ। फिर वो एक लंबी सांस लेता है और ख़ुद से कहता है, बाहर एक साइको घूम रहा है और मैं यहाँ फैंटेसीज़ में खोया हूँ। चलो फटाफट तैयार होता हूँ और निकलता हूँ। अब वो अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करता है और सोचता है, क्या यही माना है? उसे याद आता है कि कल उसे लूट करते वक्त एक मैजिक बुक मिली थी, विंड बॉल की। ये स्पेल हवा से एक स्फेयर बनाता है और जितनी ज़्यादा यूज़र की पावर उतने ज़्यादा बॉल्स। वो एक्साइटेड होकर येस पर क्लिक करता है। बुक वैनिश हो जाती है, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। बस इतना ही, कोई एनिमेशन नहीं। लेकिन फिर समझता है कि स्पेल उसकी माइंड में डायरेक्टली डाली गई है, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, माना गैदर करता है और चांट करता है, विंड बॉल। अगले ही पल उसके हाथ से 4 छोटे छोटे विंड स्फीयर्स बनते हैं, तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट से बोलता है, बस इतने, ये तो कुछ खास नहीं लग रही। पर जैसे ही वो हाथ को हल्के से हिलाता है, वो स्फीयर्स पीछे की तरफ उड़ते हुए दीवार से टकराते हैं और एक भयंकर एक्सप्लोजन करते हैं, जिसे देख सीवून हैरानी से बोलता है, डैम, ये दिखने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, इनका ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। लेकिन वो एकदम थक जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली बार मैजिक यूज़ की है। थोड़ा टाइम बीतता है और रिस्ट्रिक्टेड जोन का सर्कल श्रिंक होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाउंड्री के पास ही रहेगा और क्वाइटली फार्मिंग करेगा ताकि प्लेयर्स से बचा जा सके। अब प्लेयर्स की संख्या आधी से भी कम रह गई है, इसलिए चांसेस भी कम हैं कि किसी से भिड़ंत होगी। लेकिन कोई पेड़ की डाल से उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, एक बूढ़ा आदमी जो अब तक एक जगह बैठा बस उसे देख रहा है। वो बोलता है, इंटरेस्टिंग, और फिर आगे कूदता है। आधा दिन बीत चुका है। जीसीवून एक जगह आता है जहां उसे मैप में कुछ हाउसेस याद आ रहे थे, लेकिन वहां पहुंचकर वो शॉक हो जाता है। हर तरफ सिर्फ लूट बॉक्सेस और खून बिखरा पड़ा है। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पैनिक करता है और तुरंत विंड बॉल एक्टिवेट करके उस डायरेक्शन में फायर करता है, जिससे दरवाज़ा फट जाता है। लेकिन वहां कोई नहीं होता, तो वो सोचता है, क्या ये बस हवा थी? मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई थी। पर तभी जो वो देखता है उससे उसका चेहरा सख्त हो जाता है। सामने हर जगह खून फैला है। वो खुद से कहता है, ज़रूर वो लोग घायल होंगे, और अगर अब तक जिंदा हैं तो उनके पास पक्का कुछ रेयर और स्ट्रॉन्ग आइटम्स होंगे। अगर मैं अभी हमला करूं तो शायद मार सकूं, क्योंकि वो लोग अभी कमज़ोर होंगे। लेकिन फिर वो सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है और वहाँ से क्वाइटली निकल जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि एक बंदा छिपा हुआ था। वो राहत की सांस लेते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है वो चला गया, अगर टाइम पर नहीं छुपा होता तो पक्का मर गया होता। लेकिन फिर वो बोलता है,
अगर मैं घायल ना होता तो उसे पल भर में निपटा देता। अब बस जल्दी से लूट करता हूँ और निकलता हूँ। तभी एक तीर सीधे उसके सिर में लगता है। वो शॉक में समझता है, शिट, मुझे फंसा दिया गया था, और उसका बॉडी डिसॉल्व होने लगता है। दूर से जी सिवुन सब कुछ देख रहा होता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, बेट बनने के लिए धन्यवाद। फिर आगे बोलता है, जल्दी से लूट करता हूँ और रिस्ट्रिक्टेड जोन के एज की तरफ निकल जाता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी जो पहले पेड़ पर था बोलता है, लगता है तू काफ़ी स्किल है। जी सिवुन एकदम सतर्क हो जाता है, कब आ गया ये, मैं नोटिस भी नहीं कर पाया। वो आदमी आगे बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ सवाल पूछने हैं। जी सिवुन उससे पूछता है, तू है कौन? वो जवाब देता है, तू नहीं जान पाएगा, हम सब अपनी अपनी दुनिया से आए हैं। जी सिवुन सोचता है, ये बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, कोई और वाइब है इसके अंदर। बूढ़ा पूछता है, क्या तूने पहले भी इस तरह की प्ले में हिस्सा लिया है? जी सिवुन पूछता है, प्ले? क्या मतलब? बूढ़ा बताता है कि वो काफ़ी टाइम से उसे ऑब्जर्व कर रहा है और उसे देखकर लगता है कि उसको अब समझ आ गया है कि ये सब रियल नहीं है। इसे सुन जी सिवुन इंटरनली शॉक्ड होता है और सोचता है कि कब से देख रहा है ये मुझे। लेकिन वो बोलता है कि ये उसका पहला टाइम है जब वो यहाँ लाया गया है, लेकिन अपने वर्ल्ड में उसने इसके जैसा ही एक सिमिलर गेम खेला था। बूढ़ा बोलता है, इंटरेस्टिंग, और तेरी अपीयरेंस देखकर ही पता चल रहा है कि तू मेरी दुनिया से नहीं है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, लगता है अंधेरा हो गया है। जी सिवुन भी कहता है, हाँ, ऑलरेडी तीसरा दिन चल रहा है। बूढ़ा पूछता है, क्या तेरी दुनिया का चांद भी इतना बड़ा है? जी सिवुन बोलता है, अब नोटिस किया तो रियलाइज़ हुआ, नहीं, ये चांद तो बहुत बड़ा है। बूढ़ा कहता है, सेम हियर। फिर बूढ़ा पूछता है, अब उस गेम के बारे में बता जो तूने अपनी दुनिया में खेला था। जी सिवुन कहता है, क्या तू पक्का है कि यही बात करनी है? कोई भी अटैक कर सकता है। बूढ़ा मानता है, हाँ, बात लंबी हो सकती है, चल कहीं और चलते हैं। जी सिवुन पूछता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तू मुझे नहीं मरेगा? बूढ़ा बस मुस्कुराता है और जी सिवुन का कंधा पकड़ता है। तू खुद जानता है जवाब क्या है, लेकिन अगर टारगेट नहीं बनना चाहता तो आवाज़ मत करना। फिर वो हवा में छलांग लगाता है और जी सिवुन को लेकर पेड़ से पेड़ के बीच उड़ने लगता है, इतनी तेज़ी से कि जी सिवुन के चीक्स हवा में उड़ने लगते हैं। जी सिवुन धीरे से बोलता है, उस वक़्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस इंसान से मिलना मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा। उधर किसी और जगह उसी रात बूढ़ा आदमी जी सिवुन से थोड़ी बातचीत करने के बाद बोलता है, तेरी दुनिया तो बहुत मैजिकल लगती है। जी सिवुन थोड़ा सोच कर कहता है, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं, पर मेरी दुनिया एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। बूढ़ा सिर हिलाते हुए कहता है, इसलिए तू इतनी जल्दी यहाँ एडजस्ट कर पाया? जी सिवुन मन ही मन सोचता है, कितनी देर से ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। बूढ़ा बोलता है, मैं तो उस वक़्त से तेरे साथ हूँ जब हमें यहाँ ड्रॉप किया गया था। जी सिवुन चौंकते हुए सोचता है, क्या ये मेरे दिमाग के अंदर झांक रहा है? बूढ़ा कहता है, असल में मैं तो प्लान कर रहा था कि अगले 100 दिन पहाड़ों पर हवा का मजा लूं, पर फिर तू जो कर रहा था वो इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए क्यूरियोसिटी में आकर तुझसे बात करने का मन किया। मेरी तुमको चोट पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है, निश्चिंत रह। जी सिवुन जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता कि हमें यहाँ क्यों लाया गया। बूढ़ा जवाब देता है, लेकिन अभी तो तूने बताया कि तेरी दुनिया में भी कुछ कुछ ऐसा होता है। जी सिवुन कहता है, हाँ, लेकिन वहाँ वो सब सिर्फ खेल होता है, मज़े के लिए, कोई सच में नहीं मरता। पर यहाँ सुपरनैचुरल बीइंग्स ने हमें किसी दूसरे वर्ल्ड से उठा लिया, उनके इरादे क्या हैं ये कोई नहीं जानता। बूढ़ा सोचते हुए कहता है, समझ गया। जी सिवुन फिर बोलता है, लेकिन एक बात तय है, ये गेम किसी के लिए ज़िंदगी बदल देने वाला मौका हो सकता है। बूढ़ा पूछता है, मतलब? जी सिवुन समझाता है, देखो, अगर यहाँ मर भी गए तो सच में नहीं मरते, मरने के बाद एक रैंक दी जाती है और उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मुझे लगता है ये रिवॉर्ड्स वही आइटम्स होंगे जो हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। बूढ़ा पूछता है, मतलब तेरे पास जो सामान है वो? जी सिवुन कहता है, सिर्फ आइटम्स नहीं, बल्कि जो स्किल्स और मार्शल आर्ट्स मैंने सीखे हैं वो भी शायद वापस अपनी दुनिया में यूज़ करने को मिले। बूढ़ा मुस्कराते हुए बोलता है, मैजिक सच में बहुत रोचक चीज़ है, पर क्या ये वाकई एक अपॉर्चुनिटी है? जी सिवुन बोलता है, शायद तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं, पर जिन लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल है उनके लिए ये सब एबिलिटीज़ सब कुछ बदल सकती है। बूढ़ा सवाल करता है,
क्या तुम्हें लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं है? जी सिवुन थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलता है। आप मार्शल आर्ट्स मास्टर जैसे लगते हो। मुझे यकीन है आपकी दुनिया में फॉलोअर्स ज़रूर होंगे। आपके जैसी ज़िंदगी मेरी नहीं है। मैं अपनी दुनिया में प्रैक्टिकली बेकार हूँ। इसलिए मुझे लगता है ये मौका ख़ास है हमारे जैसे लोगों के लिए। बूढ़ा ज़ोर से हंस पड़ता है। तू वाकई मज़ेदार बातें करता है। जी सिवुन तुरंत बोलता है। इतनी ज़ोर से मत बोलो। बूढ़ा फिर पूछता है। तू बार बार हवा में हाथ क्यों मार रहा है? जी सिवुन हंसते हुए कहता है। शायद तुम्हें मैप खोलना नहीं आता। मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ जो तुम्हारी दुनिया में काम आ सकते हैं। जी सिवुन फिर उसे अपने वर्ल्ड की चीज़ों के बारे में बताता है और बूढ़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। बूढ़ा ज़मीन पर हल्का सा टैप करता है और बोलता है, सुबह हो गई। लगता है मैंने तेरा बहुत टाइम ले लिया। और फिर जी सिवून को धीरे से ज़मीन पर उतार देता है। तब जी सिवून मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ रहना शायद सबसे सेफ तरीका है। इसीलिए वो आगे कहता है कि उसे उसकी कहानियाँ सुनकर काफ़ी मज़ा आया। बूढ़ा आदमी बोलता है, तुमसे इस गेम के बारे में इतना कुछ सीखा है। सोच रहा हूँ इसके बदले में मैं तुझे कुछ दूँ। जी सिवून पूछता है, क्या मैं आपसे थोड़ी मार्शल आर्ट्स सीख सकता हूँ? क्योंकि मैं सच में आखिर तक सर्वाइव करना चाहता हूँ और इसके लिए आपकी हेल्प ज़रूरी है। बूढ़ा उसे 1 सेकंड तक घूरता है और फिर कहता है, नामुमकिन तो नहीं है। इसे जी सिवून को थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी बूढ़ा चेतावनी देता है, पर इसके लिए तुम्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। जी सिवून पूछता है, कैसे बुरे? बूढ़ा कहता है, मतलब मौत। बाहर से हटकर किसी रास्ते से सक्सेस पाना हो तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। क्या तुम तैयार हो उस कीमत के लिए? जी सिवून कहता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ लोग मरते नहीं हैं। बूढ़ा ये सुनकर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अगर ऐसा है तो उस मेथड को ट्राई करना संभव हो सकता है। जी सिवून पूछता है, क्या इससे मैं ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा? बूढ़ा कहता है, कम से कम कोशिश तो की ही जा सकती है। जी सिवून पूछता है, क्या करना होगा? बूढ़ा जवाब देता है, पहले तुम्हारी इंटरनल एनर्जी चेक करनी होगी। इसलिए वो अपनी हथेली जी सिवून के सिर पर रखता है और तुरंत चौंकता है। तुम्हारी एनर्जी तो मेरे कुत्ते से भी कम है। इतनी कमजोरी कहाँ से लाते हो तुम? जी सिवून कहता है, मैंने पहले ही कहा था, मेरे वर्ल्ड में ना मार्शल आर्ट्स है ना इनर एनर्जी। बूढ़ा कहता है, फिलहाल पद्मासन में बैठो। और वो अब भी जी सिवून का सिर किसी बास्केटबॉल की तरह पकड़ के रखता है। बूढ़ा बोलता है, अब जो दर्द होगा वो मौत जैसा लगेगा, लेकिन तुम हिल नहीं पाओगे। जी सिवून घबरा कर पूछता है, मैं क्या करूँगा फिर? बूढ़ा गंभीर होकर कहता है, सिर्फ सहना पड़ेगा, वरना मर जाओगे। इसके बाद जैसे ही बूढ़ा अपनी की ट्रांसफ़र करना शुरू करता है, जी सिवून की सारी सेंसेस ओवरलोड हो जाती है, जबकि हवा उसकी स्किन पर चाकू जैसी लग रही थी और सांस लेना ऐसा लग रहा है जैसे फेफड़ों में कोई जहर भर दिया हो। वो यहाँ तक कि घास में चलते छींटी की आवाज़ भी सुन पा रहा था। फिर उसे पेट से लेकर ऊपर तक एक तेज़ दर्द उठता है जो उसकी डंटियन से होते हुए चढ़ता है, जिसे वो चीख पड़ता है। साथ ही उसके मुंह और आंखों से एनर्जी की बीम्स बाहर निकलती है। वो सोचता है, क्या मैं अब मरने वाला हूँ? पूरा बदन पसीने से भीग जाता है, लेकिन फिर जैसे सब कुछ थम जाता है और हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी कुछ उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। असल में जी सिवून सिर्फ बहुत ज़्यादा पसीना बहा रहा होता है। फिर बूढ़ा कहता है, हो गया। जी सिवून उल्टी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर झुककर सब उगल देता है। इसे देखते हुए बूढ़ा आदमी कहता है, जैसे तुमने अभी का दर्द सह लिया, उससे तो साफ पता चलता है कि तुम्हारा शरीर अच्छा है और तुम में एक नेचुरल काबिलियत भी है। वो आगे कहता है, जब तुम्हारी की का फ्लो ठीक हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर पहले से बिल्कुल अलग महसूस होगा। जी सिवून पूछता है, अब मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा जवाब देता है, तुमने कहा था ना तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना चाहते हो। जी सिवून कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ। बूढ़ा कहता है, मैंने तुम्हारी सोल को थोड़ा सा पीछे धकेल कर उस खाली स्पेस में एक इंस्पिरेटोरी गेट बना दिया है। लोग जन्म से सांस के जरिए दुनिया की कियाएं एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास एक और गेट है जिससे तुम अलग तरह की स्पेशल एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। जी सिवून पूछता है, इससे फ़र्क क्या आया है? बूढ़ा समझाता है, इंसान 3 चीज़ों से बना होता है, माइंड, बॉडी और सोल, और इन्हें एक साथ जोड़ कर रखती है लाइफ की। अब सोचो, अगर कोई मर जाए तो उस लाइफ की का क्या होता है? जी सिवून जवाब देता है, शायद वो गायब हो जाती है। बूढ़ा मुस्कुराता है, गलत। वो गायब नहीं होती बल्कि फैल जाती है। जब पानी ज़मीन को छूते ही हर तरफ फैल जाता है, ठीक वैसे ही लाइफ की भी नेचर में अब्जॉर्ब हो जाती है और यही जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग इस नेचुरल साइकिल को बेकार मानते हैं। ऐसे लोग दूसरों की लाइफ की एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी हत्या तक कर देते हैं।
मगर ऐसे लोग हमेशा असंतुलित रहते हैं और आखिरकार उनकी यिन और यांग की हार्मनी टूट जाती है। या तो उनकी मार्शल आर्ट्स ख़त्म हो जाती है या उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जो माइंड टेक्निक मैंने तुम्हें दी है उसे तुम भी बिखरी हुई लाइफ की अब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन उस इंस्टेबिलिटी के बिना। जी सिवून पूछता है, तो आपने मुझे कोई डेथ सेंटेंस दे दिया क्या? बूढ़ा जवाब देता है, नहीं, तुम थोड़े अलग हो। बाकी लोगों ने अपने वेन्स तोड़ मरोड़ कर ये गेट बनाया, लेकिन मैंने तुम्हारी सोल के जरिए ये काम किया। तुम्हारे अंदर पहले से कोई इनर एनर्जी नहीं थी, मतलब एकदम ब्लैंक स्लेट थे। इसलिए मैंने तुम्हारी वेन्स को इस तरह मॉड किया है कि वो लाइफ की को हारमनी में अब्जॉर्ब कर सके। क्या अब समझ आया कि मैंने तुम्हें झोंग्युआन में फॉरबिडन मानी जाने वाली माइंड टेक्निक क्यों दी? जी सिवून कहता है, क्योंकि ये सब गेम सेटिंग के हिसाब से है। बूढ़ा मुस्कुराता है, तुम बात जल्दी पकड़ लेते हो, ये मुझे पसंद है। मैंने कल ही महसूस किया, जहाँ लोग मरते हैं वहाँ लाइफ की बाकी रह जाती है। लेकिन इस माइंड टेक्निक का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इसकी मदद से तुम्हें सक्सेस सिर्फ मर्डर से ही मिलती है। लेकिन इस वर्ल्ड में कोई इश्यू नहीं। यहाँ सर्वाइव करने के लिए दूसरों को एलिमिनेट करना ही होगा। और जब 100 दिन पूरे होंगे तब तक तुम एक अच्छे खासे लेवल पर पहुँच चुके होगे। आखिर में बूढ़ा कहता है, अब हमें अलग होना चाहिए, फिर कभी मिलना अच्छा लगेगा। जी सिवून उसे रोकते हुए कहता है, रुको, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, कम से कम तुम्हारा नाम तो बताओ। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा कर कहता है, मेरा नाम है चांग च्योन। लोग मुझे डीप वैली कहते हैं, जो शांत और स्थिर खड़ा रहता है। और जो माइंड टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है उसका नाम है वाइट मार्शल फिजिक आर्ट्स। जी सिवून झुकते हुए कहता है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़ा जवाब देता है, अब गहरी सांस लेने की आदत डालो, और अगर तुम लगातार अपने टेंशन के जरिए इनर एनर्जी इकट्ठा करते रहोगे तो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाओगे। वो फिर मैप खोलता है जैसा उसे जी सिवून ने सिखाया था और कहता है, ये काफ़ी कन्वीनियंट है, जब भी मौका मिलेगा हम दोबारा मिलेंगे। जी सिवून उसे जाते हुए देखता है और कहता है, हाँ। वो हवा में उड़ते हुए ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। जी सिवून सोचता है, अगर मैं भी किंगोंग मूवमेंट टेक्निक यूज़ कर पाता तो उसकी तरह आराम से हर जगह जा सकता था। फिर वो डिसाइड करता है कि अब उसे प्लान के मुताबिक आउटस्कर्ट्स की तरफ वापस जाना चाहिए। उसे लिमिटेड एरिया के सेंटर में तो एक झटके में उस एल्डर ने लाया था, लेकिन वापसी में उसे आधा दिन लग गया। अब हम देखते हैं कि वो किसी घर के सामने झाड़ियों में छिपा हुआ है जहां लाइट चल रही है। वो सोचता है, पिछली बार की तरह ही लग रहा है, या तो घर खाली है या फिर कोई नूब है जिसे लाइट बंद करनी नहीं आती। लेकिन जो भी हो, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है, कोनों में नज़रें घुमाते हुए धीरे धीरे हर रूम क्लियर करता है। फिर वो देखता है कि ऊपर की लाइट बंद हो जाती है, जिसे वो कहता है, मैं सही था, अब टाइम है कुछ आइटम लूट करने का। लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक कर कहता है, साला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा हीलिंग स्क्रोल और थोड़े से जर्की, बेकार में आया। फिर वो उबासी लेते हुए सोचता है, मैं पूरी रात सोया नहीं, बस उस बूढ़े से बातें करता रहा। अब बहुत नींद आ रही है। वो ज़मीन पर ही चैन से सो जाता है। अगले दिन आ जाता है डे 5। जी सिवून अब भी फर्श पर गहरी नींद में है, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर एक आदमी की आवाज़ आती है, ये घर तो खाली नहीं लगता। इसे जी सिवून समझ जाता है कि कोई ठीक बाहर है और धीरे से अपना क्रॉसबो उठाता है। वो खुद पर यकीन नहीं कर पाता कि वो इतना डिफेंसलेस कैसे हो गया। वो दरवाजे के पास छिपकर इंतज़ार करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो आदमी अंदर आता है और कहता है, अब तो थोड़ा आराम कर सकूंगा। लेकिन तभी उसे क्रॉसबो बोल्ट अपने सामने दिखता है। जी सिवून ट्रिगर दबाता है और तीर सीधा उस आदमी की ओर जाता है, मगर वो आदमी तुरंत अपनी तलवार से उसे काट देता है। जी सिवून हैरान रह जाता है, साला मार्शल आर्टिस्ट निकला, अब थोड़ी परेशानी होगी। फिर वो अपनी सब स्पेस से थ्रोइंग नाइफ्स निकालता है और ब्लैक स्टार टेक्निक यूज़ करता है, जबकि आदमी अपना हाथ आगे करके उनमें से एक को ब्लॉक करता है और जी सिवून को हिडन वेपन्स यूज़ करने के लिए कावर्ड कहता है। लेकिन जी सिवून फिर करीब जाकर उस आदमी के सिर को अपने हाथ से पकड़ता है और ज़मीन पर पटक देता है। फिर वो उसके हथियार को दूर लात मारकर फेंक देता है और कहता है, मैं एक अच्छा सा सपना देख रहा था जब तूने मुझे उठा दिया। फिर वो क्रॉसबो बोल्ट को हवा में उठाता है। तभी वो आदमी डर के मारे गिड़गिड़ाता है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुझे जो चाहिए सब दे दूँगा, बस मुझे यहाँ मरना नहीं है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। लेकिन जी सिवून बिना एक सेकंड की देर किए सीधा वो तीर उसके माथे में घुसा देता है। तभी किल फीड में दिखता है उसका नाम था श्री ओरांग और उसकी मौत हुई एरो के हेडशॉट से।
जबकि जी सिवुन धीरे से बुदबुदाता है, मैं भी यहाँ मरने नहीं आया हूँ। तभी अचानक सिवुन ने नोटिस किया कि उस आदमी के चेस्ट से कुछ अजीब सी चीज निकल रही थी। उसे मारने के बाद वहां से एक हरी एनर्जी निकल रही थी। सिवुन को तुरंत समझ आ गया कि यही वो चीज है जिसके बारे में मास्टर चांग चेओन ने बात की थी। ये लाइफ ची थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, लाइफ ची ने उसके पूरे शरीर को कवर कर लिया। एक तेज रोशनी उसके सामने चमकी। फिर अचानक उसके शरीर ने बहुत ही तेज स्पीड से लाइफ ची को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिससे सिवुन को अपने शरीर में स्ट्रेंथ का ओवरफ्लो फील हुआ और उसे समझ आया कि यही वह चीज़ है जिसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। हालांकि उसने सिर्फ एक आदमी की लाइफ ची अब्सॉर्ब की थी, फिर भी उसका शरीर पहले से ज़्यादा हल्का और मजबूत लगने लगा। तो सिवुन ने तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोला, जिसमें उसने देखा कि अब उसमें इंटरनल एनर्जी का एक नया सेक्शन था, जिसमें उसके पास 20 इंटरनल एनर्जी थी। इससे सिवुन को एहसास हुआ कि मास्टर चांग ने उसे कुछ बहुत ही कमाल की चीज़ दी थी, लेकिन वो जानता था कि वो सिर्फ किल्स से लाइफ ची नहीं कमा सकता। उसे इसके और भी तरीके सोचने होंगे। फिर सिवुन ने प्लेयर काउंट खोला। वो देखना चाहता था कि अब तक कितने लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। उसे देखकर शौक लगा कि अब सिर्फ 24 लोग बचे थे। उसे जोर का झटका इसलिए भी लगा क्योंकि अभी तो सिर्फ 5वां दिन चल रहा था। तभी अचानक की लिस्ट में कुछ बदलाव हुए। एक और बंदा मारा गया था जिसे सांगवांग ने मारा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी मरते वक्त सांगवांग का नाम पुकारता है और फिर उसका बॉडी डिसअपियर हो जाता है और उसका चेस्ट वहाँ छोड़ जाता है। लेकिन सांगवांग को उस चेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड था। उसे लगा था कि जो बंदा उसके पास आया वो स्ट्रांग होगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने बेकार में अपने कपड़े गंदे कर लिए। फिर सांगवांग ने अपना स्टेटस विंडो चेक किया। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। अब वो सोचने लगा कि ये इवेंट कब ख़त्म होगा। उसने अपना प्लेयर काउंट चेक किया और देखा कि अब सिर्फ 22 प्लेयर्स बचे हैं। उसने सिवुन का नाम भी देखा उन लोगों में जिन्होंने दूसरों को मारा था। उसे यकीन था कि उसने पहले भी सिवुन का नाम देखा है। अब ऐसा लग रहा था कि उसका अगला टारगेट सिवुन ही होगा। दूसरी तरफ घर में सिवुन ये उम्मीद कर रहा था कि उसका सामना किसी डेंजरस प्लेयर से ना हो, जैसे कि सांगवांग, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी सांगवांग के लेवल से बहुत नीचे है। वो तो अभी कमज़ोर प्लेयर से ही स्ट्रगल कर रहा था। फिर सिवुन ने जल्दी से उस आदमी का चेस्ट खाली किया, क्योंकि वो चाहता था कि रिस्ट्रिक्टेड जोन छोटा होने से पहले फार्मिंग पूरा कर ले और अपने आप को पूरी तरह तैयार कर ले। उसे चेस्ट में बस एक ही काम की चीज़ मिली, एक रिफाइंड ट्रोल्स पोशन। बाकी सब आइटम्स बेकार थे। इससे सिवुन को समझ आ गया कि अगर उस आदमी के पास कुछ वैल्यूएबल होता तो वो इतनी आसानी से नहीं मरता। उस दिन के बाद सिवुन ने डिसाइड किया कि अब वो छुप कर रहेगा और तब तक सरवाइव करेगा जब तक प्लेयर्स की संख्या कम ना हो जाए। एक हफ्ते बाद हम एक फॉरेस्ट में पहुंचते हैं जहां एक वेयरवुल्फ घूम रहा है। तभी सिवुन ने एक पावरफुल शॉट मारी और उस मॉन्स्टर को मार गिराया। अब सिवुन को रियलाइज हुआ कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने गेम की स्टार्टिंग में ही फार्मिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो अच्छी तरह लूट नहीं कर पाया क्योंकि वो छुपा हुआ था और उसे जो गियर मिला वो सब बेकार था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि वो रिस्ट्रिक्टेड जोन के किनारे वाले फॉरेस्ट में ही रुका रहा, इसलिए उसका सामना दूसरे ताकतवर प्लेयर से नहीं हुआ। अब सिवुन खुश था कि आज के लिए उसे उससे थोड़ा खाना मिल गया। ये क्लॉइड सर्वाइवल गेम का 12वां दिन था। उसे अब झहकी से ऊब सी हो गई थी। कुछ देर बाद सिवुन रिस्ट्रिक्टेड जोन के काफ़ी करीब चला गया क्योंकि अब सिर्फ 20 प्लेयर्स बचे हैं। उसने अपना हाथ रिस्ट्रिक्टेड जोन की बैरियर के पार किया तो उसका हाथ कांपने लगा। ये देखकर सिवुन ने तुरंत हाथ वापस खींच लिया। इसे उसे समझ आ गया कि वो इस बैरियर में नहीं रह सकता। अगर वह इसमें चला गया तो हिल नहीं पाएगा। साथ ही वह सोचता है पिछले हफ्ते की किल लॉग में सिर्फ सांगवांग का नाम ही आ रहा था जो सबको मार रहा था। इसे बाकी लोग अब मेरी तरह छुपकर सेफ प्ले करने लगे थे। ये सोचते सोचते सिवुन ने देखा कि एक डायरेक्शन से बहुत सारा धुआं उठ रहा है। इसे उसे पता चल गया कि वहाँ कोई फाइट चल रही है। वहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम उस फाइट में पहुँचते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सांगवांग भारी सांसें ले रहा है। उसने उन लोगों से पूछा जो उस पर हमला कर रहे थे कि वो कौन है। उनमें से एक नाइट ने कहा कि वो सब एक साथ आए हैं सिर्फ उसे गिराने के मकसद से। अब उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं है तो वो चुपचाप मर जाए। उस ग्रुप में उस नाइट के साथ एक मार्शल आर्टिस्ट, एक एल्फ मेज और एक स्वॉर्ड्समैन था।
पीछे से भी कुछ लोग थे जिन्होंने सांगवांग को चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी सांगवांग ने उनका शुक्रिया किया कि यहाँ इकट्ठा होकर उन्होंने उसका एक एक कर ढूंढ कर मारने का झंझट ही खत्म कर दिया। फिर हंसते हुए उसने बाकियों से पूछा कि क्या वो भी उसी अंजाम के लिए रेडी हैं। उसने वादा किया कि वो उन्हें उनके एक्शंस का मतलब समझा देगा। ये कहकर वो जंप कर गया। किसी ने बाकियों से कहा कि उसे पकड़ो। वो नहीं चाहते थे कि सांगवांग भाग जाए, लेकिन बदकिस्मती से सांगवांग का भागने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक सोर्ड्समैन का सिर पकड़कर अपने हाथों से कुचल दिया, ये कहते हुए, ये पहला है। इसे बाकी प्लेयर्स ये देखकर शॉक हो गए, जबकि सांगवांग ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो उन पर टूट पड़ा। उसने कियों को चीर डाला तो किसका सिर उड़ा दिया। ये कोई बैटल नहीं थी, ये एक तरफा मैसेकर था। सांगवांग ने उन्हें टुकड़ों में काट डाला। किललॉग ने उसकी की हुई हर चीज अच्छे से दिखा दी। अब लग रहा था कि ये लड़का तो ये गेम जीत ही जाएगा। अब सिर्फ कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ही इसका नतीजा बदल सकता था। जब सीवुन जंगल में चल रहा था, उसे कई नोटिफिकेशंस मिली कि सांगवांग ने अलग अलग प्लेयर्स को अपनी फिस्ट आर्ट से मार गिराया। फिर भी सीवुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस पागल ने एक साथ 9 किल्स कर डाले। अब उसे लगा जैसे सांगवांग इस दुनिया को हैक कर रहा हो। जबकि दूसरी तरफ खून से सना हुआ सांगवांग कह रहा था कि ये प्लेयर्स तो कुछ भी नहीं है। उसे हवा में खून की बदबू से घिन आने लगी थी, तो वो वहां से जाते हुए बड़बड़ाया कि इन प्लेयर्स को बिना रेजिस्ट किए मर जाना चाहिए था। अब वो वहां कई चेस्ट और एक बड़ा स्टाफ छोड़ गया। अब उसने डिसाइड किया कि वो किसी जगह जाकर खुद को साफ करेगा। रात में हम देखते हैं कि कोई वहां आता है, वो आदमी वो स्टाफ उठा लेता है। उसे पूरा यकीन था कि ये एलिजाबेथ का स्टाफ है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि आर्चमेज एस्क्रो था। फिर एस्क्रो ने अपने नाम की कसम खाई कि वो एलिजाबेथ का बदला जरूर लेगा। इसी बीच सीवुन जो जंगल में मौजूद था, वह सोचता है कि अब गेम में सिर्फ 11 लोग बचे हैं, जिसका साफ मतलब था कि अगर वो थोड़ी देर और सरवाइव करता है तो वो टॉप 10 में आ सकता है। जिस तरह से सांगवांग ने उन प्लेयर्स को खत्म किया, उसे देखकर सीवुन को समझ आ गया कि अगर उसे सांगवांग जैसे रेड बॉस से लड़ना है तो उसके पास अच्छे आइटम्स होने चाहिए। इसी बीच इधर उधर देखते हुए उसे एक मैंशन मिला। उसे पता था कि ये मैंशन कल तक सेफ जोन के बाहर चला जाएगा और ये फार्मिंग का आखिरी प्रॉपर स्पॉट था। तो सीवुन ने डिसाइड किया कि वो इसे चेक करेगा। जब वो मैंशन के अंदर गया तो वो हैरान रह गया कि ये कितना बड़ा और शानदार था। उसे वहां एक आर्मर मिला जिसे रॉयल गार्ड्स आर्मर कहा जाता था, लेकिन वो उसे इक्विप नहीं कर सका क्योंकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। सिस्टम ने उसे बताया कि उसे इसे इक्विप करने के लिए 110 स्ट्रेंथ चाहिए। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वो फिर भी इसे पिक करना चाहता है। सीवुन को पता था कि इस तरह की चीज उसे भारी कर देगी। साथ ही बदकिस्मती से उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 30 थी। फिर सीवुन ने इधर उधर देखा क्योंकि उसे यकीन था कि वहां और भी सामान होगा। इसी बीच उसे एक शेल्फ पर 2 ग्लोइंग आइटम्स दिखे। पहला आइटम एक इलिक्सर था जो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता था, जिसे अब्सॉर्ब करने में 3 घंटे लगते हैं। सीवुन बहुत खुश हुआ कि उसे ये इलिक्सर मिला। अब वो लाइफ ची अब्सॉर्ब किए बिना भी इंटरनल एनर्जी ले सकता था। उसे यकीन हुआ कि ये मैंशन अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है। दूसरा आइटम जो सीवुन ने उठाया वो एक बुक थी। ये एक सीक्रेट आइटम था जिसे अनस्टॉपेबल फिस्ट कहा जाता था। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वो इसे सीखना चाहता है। सीवुन को विश्वास नहीं हुआ कि उसके हाथ एक मार्शल आर्ट्स मैनुअल लग गया है, क्योंकि एलिक्सर कुछ हद तक सर्कल स्टोन स्किल जैसा था। फिर सीवुन ने डिसाइड किया कि वो 3 घंटे बैठकर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो बैठ पाता उसके पैर से कुछ टकराया। नीचे देखा तो उसे एक अंडरग्राउंड वेयर हाउस का डोर दिखा। उसे लगा कि उस वेयर हाउस में ज़रूर कुछ होगा। जैसे ही वो एक और कदम बढ़ाने वाला था, एक बड़ी एक्सप्लोजन हुई जिसने मैंशन के कुछ हिस्से उड़ा दिए। सीवुन ये देखकर शॉक्ड रह गया। वो जल्दी से एक विंडो से बाहर कूद गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। उसने खड़े होकर भागना शुरू कर दिया क्योंकि एक और एक्सप्लोजन हुआ। सीवुन झाड़ियों में छुप गया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने उस इंसान को देखा जिसे उसने वेटिंग रूम में देखा था। वो एस्क्रो था, वही मेज जो फायर मैजिक इस्तेमाल कर रहा था, जिसने अपने ओपोनेंट से कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी एक्सप्लोजन से बच जाएगा।
फिर आगे जोड़ा कि इसे पता चलता है तुमने जो बाकी लोगों को मारा वो किसी लक की वजह से नहीं था, वह हवा में था जब यह सब बोल रहा था। फिर एस्क्रो ने आगे जोड़ा, सांगवांग में तुम्हारा नाम याद रखूंगा। जबकि सांगवांग ने उससे कहा कि बकवास करना बंद कर, अगर मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं तो तू किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आगे जोड़ा, अपना टाइम बर्बाद मत कर बकवास बातें करने में, क्या तुझे नहीं पता टाइम कितना कीमती होता है, हमला करना है तो करना। इस पर एस्क्रो ने मुस्कुराकर कहा कि उसे ये देखने में इंटरेस्ट है कि वो कब तक ऐसे बोलता रहेगा, जिस पर सांगवांग ने कहा कि उसे भी ये देखने में इंटरेस्ट है। सिवोन हैरान रह गया ये देखकर कि जो इतना बड़ा किलिंग स्प्री चला रहा था वो बस एक बच्चा है। तभी एस्क्रो ने अपना स्टाफ उठाया और खुद को मास्टर ऑफ स्पेल्स कहा। फिर एक स्पेल यूज किया जिसे एस्क्रो स्टाइल लाइटनिंग कहा जाता है, जिससे आसमान से बिजली खींची जाती है। उसने लाइटनिंग को आदेश दिया कि वार करे। जैसे ही उसने ये कहा, एक भारी मात्रा में बिजली सांगवांग पर गिरी, लेकिन उसने उस अटैक को डॉज कर लिया। एस्क्रो ने और ज्यादा लाइटनिंग उस पर फेंकी। साथ ही उसने चिल्लाकर उससे पूछा कि वो कब तक उसके अटैक्स को डॉज करता रहेगा। जैसे एलिजाबेथ का सामना किया वैसे ही मेरा सामना क्यों नहीं कर रहा। अटैक्स डॉज करते हुए सांगवांग ने माना कि एस्क्रो स्किल्ड है। उसने ऐसा मेज कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन में भी नहीं जहाँ से वह आया था। एस्क्रो की कुछ स्किल्स ने तो उसकी रूह तक कांपा दी। जबकि एस्क्रो इरिटेटेड हो गया कि सांगवांग उसके अटैक्स को डोज करता जा रहा है, उसने उसे रैट बास्टर्ड कहा। फिर अपना स्टाफ छोड़ दिया और अपने हाथ ऊपर उठाकर और भी भारी मात्रा में बिजली समन की और सांगवांग से कहा कि अब वो उसे इस अटैक से खत्म कर देगा। ये स्पेल लाइटनिंग स्टॉर्म था। बिजली चारों तरफ से सांगवांग की तरफ फेंकी गई। लड़का शॉक था ये देखकर, फिर भी उसने बड़ी सावधानी से खुद को लाइटनिंग से बचाया और बड़ी मुश्किल से उन लाइटनिंग से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मेज चौंक गया कि सांगवांग उसके इतने करीब आ गया, जबकि लड़के ने अपनी एनर्जी को अपनी हथेली में इकट्ठा किया जब वो एस्क्रो के काफी करीब आया। लेकिन मेज ने कहा कि इतना काफी नहीं है, उसका ये अटैक उसकी बैरियर को नहीं तोड़ पाएगा। उसने अपना स्टाफ सांगवांग की तरफ घुमाया और कहा कि मर जा। सांगवांग हैरान रह गया जब उसने स्टाफ की ताकत को महसूस किया। फिर अचानक वो एस्क्रो के सामने से गायब हो गया। तो वह हैरान हो गया, लेकिन उसे जल्दी समझ आया कि सांगवांग ने एस्केप करने के लिए एक इल्यूजन का इस्तेमाल किया। एस्क्रो ने जब इधर उधर देखा तभी बारिश शुरू हो गई। सिवून भी हैरान था ये देखकर। उसे लग रहा था कि शायद बारिश एस्क्रो की मैजिक की वजह से हो रही थी। ये सब उसके लिए पागलपन जैसा था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेज ने न सिर्फ सांगवांग को ऑलमोस्ट मार दिया, बल्कि वो मौसम भी बदल सकता है। जबकि एस्क्रो सांगवांग की प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा था, तो उसने अंदाजा लगाया कि सांगवांग बहुत दूर भाग गया है। इससे परेशान हो वो चिल्लाया कि वो उसे पकड़कर मार डालेगा। इसी बीच उसे थोड़ी ही दूरी पर भारी सांस लेते हुए सांगवांग जंगल के और अंदर जा रहा था, ये सोचते हुए कि उस मेज ने एम्बुश कर मुझे हरा ही दिया था। लेकिन फिर उसने खुद से वादा किया कि अगली बार जब वो मिलेगा तो एस्क्रो को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने खुद से कहा कि वो ही होगा जो एस्क्रो को मारेगा। फिलहाल उसने डिसाइड किया कि वो पीछे हटेगा और अपनी एनर्जी को रिकवर करेगा। जबकि दूसरी तरफ एस्क्रो ने सांगवांग को खोजने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो नीचे उतरा और गायब हो गया। उसके क्लोक की वजह से एस्क्रो को सिवून दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से वो एक और दिन जिंदा रह सका। सिवून को पता था कि सांगवांग और एस्क्रो थोड़ी देर तक यहाँ वापस नहीं आने वाले, इसलिए उसने मलबे के आसपास कुछ ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही उसे वो मिल गया जो वो खोज रहा था। सिवून को वही पुराना अंडरग्राउंड वेयर हाउस मिल गया। उसे लगा कि शायद इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो या फिर ये कोई डंजन हो जिसमें ट्रेजर्स हों। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे एक सीढ़ी दिखी जो काफ़ी गहराई तक जा रही थी। सिवून ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाएगा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई और वहाँ गया हो। उसने अपने सब स्पेस से एक लैंटर्न निकाला। उसे राहत मिली कि जो लैंटर्न उसने कल वाले घर से लिया था वो अब यूजफुल हो गया। जब सिवून उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने वहां बहुत सारा खाना देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये बस एक फूड स्टोरेज था। इससे सिवून काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। वो सोचने लगा कि जहां फार्मिंग के लिए ढंग की जगह नहीं है वहां कोई फूड स्टोरेज कैसे हो सकता है। सिवून सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि जब से वो यहाँ आया है तब से उसने बस बेस्वाद जर्की ही खाया है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि सिवून जमीन पर लेटा हुआ है। पेट भरकर खाने के बाद वो काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर सफ़ेद चावल होता तो ये डिश परफेक्ट होती। फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो एलिक्सर कंज्यूम करेगा
तभी उसे याद आया कि उसके पास एक मार्शल आर्ट्स मैनुअल भी है। उसने अनस्टॉपेबल फिस्ट वाला मैनुअल बाहर निकाला तो सिस्टम ने रिवील किया कि एक आदमी जिसका नाम मनपाइजा था, उसने ये टेक्निक अपने अंतिम वर्षों में डेवलप की थी। एक पूरी उम्र की मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट की एक्सपीरियंस के साथ मनपाइजा ने अपना दिल और आत्मा इस अनबीटेबल मार्शल आर्ट्स को बनाने में लगा दी। लेकिन एक रिकॉर्ड के साथ जिसमें 1429 मैच और 1429 हारें थीं, इसे मनपाइजा पूरी जिंदगी एक मजाक बना रहा। साथ ही उसकी मार्शल आर्ट्स खो गई क्योंकि उसके कोई डिसाइपल्स नहीं थे। सिवोन अनॉयड हो गया ये देखकर कि उसने बकवास चीज उठा ली है। उसने सोचा कि इस बारे में बाद में सोचेगा और अब एलिक्सर पर फोकस करेगा। उसने उसे अपने सब स्पेस से निकाला। थोड़ा हेजिटेशन हुआ क्योंकि उसे याद आया जब उसने सर्कल स्टोन एक्टिवेट किया था तब कितना दर्द हुआ था, लेकिन उसने अंत में वो पी ही लिया क्योंकि उसके दिमाग में बार बार स्ट्रांग बनने की सोच चल रही थी। जैसे ही उसने एलिक्सर पिया, उसे महसूस हुआ कि उसका टेंशन इंटरनल एनर्जी से भरने लगा है। इससे पहले उसने जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, ये उससे कहीं ज़्यादा थी। तो वो ज़ोर से पसीना बहाने लगा और उसकी मूवमेंट्स धीमी हो गईं। सिवुन को एहसास हुआ कि अब वो वाकई 3 घंटे तक मूव नहीं कर पाएगा। 3 घंटे बाद हम देखते हैं कि सिवुन भारी सांसें ले रहा है, फिर वो ज़मीन पर गिर गया, ये बड़बड़ाते हुए कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि 3 घंटे तक बिना हिले रहना इतना थकाने वाला हो सकता है। सिवुन ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक पूरा हफ्ता जंगल में बिताएगा और एक आर्च मेज और सांगवांग की लड़ाई के बीच में भी बच जाएगा। इसलिए वो खुद पर बेहद प्राउड था। लेकिन जो कुछ भी अब तक हुआ था उसकी वजह से सिवुन काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो ज़मीन पर ही सो गया। अगले दिन उसका लैंटर्न बुझ गया और क्लोइड सर्वाइवल गेम का 13वां दिन शुरू हुआ। सिवुन जैसे ही जागा वो वहाँ से बाहर आया। उसे एहसास हुआ कि अब मैंशन वाकई रिस्ट्रिक्टेड जोन में आ चुका था, जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था। फिर उसने गेम का स्टेटस देखने के लिए प्लेयर काउंट चेक किया। अब सिर्फ 10 सर्वाइवर्स बचे थे। इसका मतलब था कि कोई मर चुका है। सिवुन चौंक गया जब उसने देखा कि कौन मरा है। वो मास्टर चांग चोन थे। एल्डर ने खुद को मार डाला था। सिवुन को यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा किया। उसे शक हुआ कि शायद एल्डर ने कोई अजीब सी ट्रेनिंग मेथड आजमाई हो, क्योंकि अब कोई रियल रिस्क नहीं था असल जिंदगी में मरने का। मास्टर जांग का चेस्ट एक केव में पड़ा था। सिवुन समझ नहीं पाया कि एल्डर खुद को क्यों मारेगा। इन सब के अलावा सिवुन को राहत मिली कि वो अब टॉप 10 में आ चुका है, लेकिन उसे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे ये सब बहुत बुरा लगा। सोचते सोचते सिवुन ने नोटिस किया कि उसके क्लोक का एक हिस्सा बैरियर को छू गया है। इसे वो समझ गया कि मैप अब श्रिंक हो रहा है। वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में फंस कर मरना नहीं चाहता था, तो उसने जल्दी से इस जगह से निकल जाने का डिसाइड किया। जैसे ही सिवुन जंगल में दौड़ने लगा, उसने खुद से कहा कि वो वही स्ट्रैटेजी जारी रखेगा जिससे वो अब तक बचा हुआ है। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, यही सबसे बेहतर तरीका है ऊपर चढ़ने का। दौड़ते हुए उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा। किसी ने उस पर एक अटैक फेंका। सिवुन उस अटैक को किसी तरह डॉज कर पाया, लेकिन फिर भी वो दूर जा गिरा। वो उस पावरफुल अटैक को देखकर शॉकड रह गया। वो सोचने लगा कि ये कहाँ से आया। साथ ही उसे अंदाज़ा हुआ कि इतना पावरफुल फायरबॉल समन वही कर सकता है। इसलिए उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो शॉक में था। सामने एस्क्रो खड़ा था। मेज ने अपने डिटेक्शन स्पेल के जरिए किसी को सेंस किया था। उसे लगा कि ये सांगवांग है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये कोई नया चेहरा होगा। सिवुन को एहसास हुआ कि उसने अपनी नई मिली इंटरनल एनर्जी का यूज़ करके तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया था और इसी चक्कर में वो सीधे एस्क्रो से टकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी स्टूपिड मिस्टेक कर दी। एस्क्रो ने उससे पूछा कि क्या वो किसी वजह से जानता है सांगवांग कहाँ है। फिर आगे जोड़ा, अगर वो नहीं जानता तो उसे मरना होगा। जब वो ये बात कर रहा था तब हम देखते हैं कि कोई एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वो इंसान मुस्कुराया जब उसने एस्क्रो की बात सुनी। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सांगवांग था। जबकि इसी बीच सिवुन ने अपनी क्रॉसबो एस्क्रो की तरफ तान दी। उसने एस्क्रो से कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि वो दोनों अभी अभी मिले हैं और मेरे लिए ये जानना इम्पॉसिबल है कि सांगवांग कहाँ है। एस्क्रो ने सियुन से कहा कि तू दिखने में सांगवांग की रीजन का ही लगता है और अगर नहीं भी है फिर भी मरेगा। जैसे ही उसने ये कहा, सांगवांग ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन एस्क्रो की शील्ड ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। वो तुरंत पीछे मुड़ा।
उसे अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसके पीछे छिपा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान के साथ सांगवांग ने एस्क्रो से कहा कि मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारा माना ख़त्म होने वाला है। जबकि सिवून सांगवांग को देखकर शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो अचानक कहाँ से आ गया। सांगवांग ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा कि अब वो इस लड़ाई का अंत अपने अटैक से करेगा। उसका ये अटैक एस्क्रो की शील्ड को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उसका हाथ मेज तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसने अपनी छड़ी से ठीक समय पर रोक लिया था। अब एस्क्रो ने सांगवांग से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि ऐसा एक सिंपल अटैक उसे हरा सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, उसे भारी दर्द महसूस हुआ। सांगवांग ने मुस्कुराते हुए मेज से पूछा कि क्या उसने कभी सुजांग एनर्जी के बारे में सुना है। ये एनर्जी एक मार्शल आर्ट्स है जो इन्हांस्ड एनर्जी के अंदर आता है। ये इतना रेयर है कि शायद ही किसी ने इसे मास्टर किया हो। सांगवांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने अपनी इस एनर्जी से अपना हाथ कवर किया और उसे एस्क्रो के गले में घुसा दिया, और सांगवांग ने मेज को बताया कि वह पहला है जिसने इस एनर्जी को देखा है, तो यह तुम्हारा ऑनर समझो। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना हाथ एस्क्रो के गले से बाहर निकाला। मेज ने खून की उल्टी की, जबकि सांगवांग को राहत मिली कि अब वो और उसकी इरिटेटिंग स्पेल्स नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। इसलिए उसने एस्क्रो से कहा कि उसके लिए टॉप 5 में पहुंचना ईजी था, लेकिन उससे मिलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच सिवून ने जल्दी से अपना क्लोक पहन लिया। उसे राहत हुई कि सांगवांग आ गया, क्योंकि अब उसके पास भागने का एक मौका था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वह भागने ही वाला था कि उसने सांगवांग की बातें सुनी जो मेज से कह रहा था, मर जा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एस्क्रो के पेट में अपना वहीं हाथ घोंप दिया। साथ ही उसने उसके कंधे में भी वार किया, जिससे मेज ने बहुत सारा खून उगला। जब सिवुन ने देखा कि वो इनविंसिबल आर्च मेज पूरी तरह से सांगवांग द्वारा तबाह किया जा रहा है, तो उसके दिमाग में ना तो सांगवांग का डर आया और ना ही एस्क्रो के लिए दया। उसका पहला ख्याल कुछ और ही था। सिवुन सोचने लगा कि अगर वो इन दोनों का लाइफ जी अब्सॉर्ब करे तो वो कितना पावरफुल बन सकता है। जबकि सांगवांग ने जब मेज को कई बार मारा, तब उसने उसे छोड़ दिया। साथ ही उसने एस्क्रो से पूछा कि उसकी घमंडी बातें कहाँ गईं। फिर आगे जोड़ा कि मरने से पहले उसके पास कोई आखिरी शब्द हैं क्या। लेकिन इसका जवाब न मिलने से उसे समझ आया कि एस्क्रो बोल ही नहीं सकता। जैसे ही उसने ये कहा, एस्क्रो ने उसके मन में उससे कहा कि वही है जिसने उसकी सबसे प्यारी अप्रेंटिस को मारा, जिसका नाम एलिजाबेथ था। सांगवांग हैरान रह गया कि मेज उसकी बातों को उसके दिमाग में कह रहा था। एस्क्रो ने सांगवांग से आगे कहा कि उसे अफसोस है कि उसने एलिजाबेथ को नहीं रोका जब उसे आर्च मेज सोसाइटी और एकेडमी से निकाला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत थी। जिस पर सांगवांग ने कहा कि अगर उसने किसी औरत को मारा होता तो वो ज़रूर पहचान लेता। शायद एलिजाबेथ बिल्कुल किसी मर्द जैसी दिखती होगी। इस बात पर एस्क्रो मुस्कराया और सांगवांग से कहा कि अब वो आखिरकार अपना गंदा मुंह बंद कर सकता है। उसकी इस अजीब मुस्कान से हैरान सांगवांग पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे ही उसने ये कहा, सिवुन ने कुछ शॉकिंग देखा। उसने आसमान से कुछ आते हुए देखा। वो एक बहुत बड़ा मीटियर था। सिवुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सांगवांग भी ये देखकर शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आया कि एस्क्रो अपनी इस हालत में ऐसा स्पेल कैसे छांट कर सकता है जब वो बोल ही नहीं सकता। तब एस्क्रो ने सांगवांग को बताया कि ये उसका अल्टीमेट स्पेल है। सिर्फ एक आर्च मेज ही इसे एक्टिव कर सकता है, वो भी अपने मैना और लाइफ ची की कीमत पर। इस स्पेल को अर्मागेडन कहा जाता है। सांगवांग भागने लगा। साथ ही उसने एस्क्रो को एक पागल कमीना कहा। सिवुन भी भागने लगा। उसे समझ आ गया कि उसे तो पहले ही भाग जाना चाहिए था। जैसे ही मीटियर उसके करीब आने लगा, एस्क्रो ने कहा कि उसे अच्छा लगा अपनी डिसाइपल को देखने में। उसे उम्मीद थी कि वो फिर से उससे मिलेगा। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ चेस्ट ही रह गया। जब मीटियर ज़मीन से टकराया तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। दूर खड़े एक एल्फ ने देखा कि मीटियर ने बहुत बड़ी जगह को नष्ट कर दिया, जिससे उसे समझ आ गया कि सिर्फ एस्क्रो ही ऐसा स्पेल चला सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिवुन ज़मीन पर पड़ा है। वो खून से लथपथ था।
उसने खुद से कहा कि उसे तभी वहां से भाग जाना चाहिए था जब मौका था। उसने कहा कि ये सब एस्क्रो के लाइफ ची लेने की चाह से हुआ। फिर उसने जल्दी से अपना सब स्पेस खोला, ये कहते हुए कि वो ऐसे नहीं मर सकता। खुशकिस्मती से उसके पास ऐसी सिचुएशंस के लिए बहुत सारी हीलिंग स्क्रोल्स थीं। उसने अपने दांतों से एक स्क्रोल फाड़ा, जिससे धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस आने लगी। तब सिवोन बड़बड़ाया कि अगर उसने इलिक्सर ना पिया होता तो वो कभी एस्केप नहीं कर पाता। भारी सांस लेते हुए उसने एक और हीलिंग स्क्रोल फाड़ी। हालांकि उसने खुद को हील कर लिया था, लेकिन दर्द अब भी था। कई सारे हीलिंग स्क्रोल्स के बाद सिवून उठने में कामयाब रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने सारे हीलिंग स्क्रोल्स यूज कर दिए। उसने जल्दी से प्लेयर काउंट खोला तो उसने देखा कि सांगवांग ने एस्क्रो को हरा दिया। सिवून हैरान था कि मेज सच में मर गया। वो उसका लाइफ ची लेना चाहता था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि सांगवांग की डेथ का कोई किल लॉग क्यों नहीं दिखा। तो वो जल्द ही समझ गया कि वो खतरनाक मॉन्स्टर शायद अभी भी जिंदा है। ये वह सोच ही रहा था कि उसने किसी को मदद के लिए पुकारते सुना। उसने उस डायरेक्शन में जाना शुरू किया जहां से आवाज आई थी। जब उसने कुछ पत्ते हटाए तो उसने देखा कि कोई मदद मांग रहा है। सिवून उस इंसान को देखकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो सांगवांग था। वो मुंह में एक हीलिंग स्क्रोल पकड़े हुए था। वो बुरी तरह घायल था, यहाँ तक कि उसकी दोनों बाहें भी गायब थीं। सांगवांग इस तरह मरना नहीं चाहता था। सिवून को ज्यादा हैरानी नहीं हुई उसकी ऐसी हालत देखकर, क्योंकि उसे पता था कि इतने बड़े मीटियर को डॉज करना आसान नहीं था। वो इतना ज्यादा घायल है कि वो खुद से हीलिंग स्क्रोल्स यूज नहीं कर सकता। वह इन बातों को सोच ही रहा था कि सांगवांग ने उसे देख लिया। वो लड़का सिवून से विनती करने लगा कि वो स्क्रोल फाड़ने में उसकी मदद करे। सिवून ने उससे पूछा कि क्या वो ही सांगवांग है। लड़का शॉक्ड हो गया। सिवून ने सांगवांग से आगे कहा कि जब भी उसका नाम किल लॉग में आता था वो हमेशा सोचता था कि उसने ऐसा कौन सा गियर पाया होगा जिससे वो इतना स्ट्रांग बना। फिर आगे जोड़ा उसे पूरा भरोसा था कि वही इस गेम का विनर बनेगा, लेकिन उसे ये देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। जबकि सांगवांग ने सिवून से वादा किया कि अगर वो इस बार उसकी मदद करता है तो वो उसे विनर बना देगा। उसने भरोसा दिलाया कि उसके लिए उसे विनर बनाना बहुत आसान है। साथ ही उसने सिवून से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसे मारकर अकेले ही ये गेम जीत सकता है। इसका जवाब देने की बजाय सिवून ने अपना स्वॉर्ड अपने सब स्पेस से निकाला, ये सोचते हुए कि उसे यकीन है कि अगर वो उसे मारकर उसका लाइफ ची और आइटम्स ले ले तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो उसने अपनी तलवार उठाई और सांगवांग की तरफ मुस्कुराया, जबकि सांगवांग ने उससे कहा, रुको, तुम्हें नहीं पता कि इस गेम में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। साथ ही जोड़ा कि उसके पास ज़्यादा आइटम्स नहीं हैं और उसकी मार्शल आर्ट्स यहाँ नहीं सीखी गई। वह साफ तौर पर यह कहना चाहता था कि अगर उसने उसे मार तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सिवून उसे मारना ही चाहता था, लेकिन मारने से पहले उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उसे लगा सांगवांग को कम से कम उस इंसान का नाम तो पता होना चाहिए जो उसे मारने वाला है। फिर उसने अपना नाम जी सिवून बताया, जबकि सांगवांग ने वादा किया कि अगर वो इस तरह मर भी जाए फिर भी वो सिवून का नाम कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, सिवून ने उसकी सिर में तलवार घोंप दी। इस वजह से कि सांगवांग एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है, सिवून को उसे मारने का गिल्ट हुआ। लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया। उसे सांगवांग का ची महसूस हुआ, जो काफी ज्यादा था, जिससे सिवून शॉक्ड रह गया। फिर उसने सांगवांग को एक ह्यूमन एलिक्सिर कहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंटरनल एनर्जी भर रही है। जब वो ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था, बाकी प्लेयर्स को अलर्ट मिला कि अब सिर्फ 8 प्लेयर्स बचे हैं। साथ ही प्लेयर्स को बताया गया कि सिवून ने सांगवांग को लॉन्ग सोर्ड से मार डाला, जिसे पढ़ एक एल्फ जो कि आर्चर है, उसने कहा कि अब जब टाइगर मर गया है तो फॉक्सेस बेकाबू हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ सिवून अब भी बहुत शॉक था सांगवांग की एनर्जी को महसूस करके। उसे लगा कि अब वो किसी से भी लड़ सकता है अपनी करंट पावर के साथ। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो सांगवांग का चेस्ट चेक करेगा। सिवून को उम्मीद थी कि सांगवांग जैसा पावरफुल इंसान भी आइटम्स खोजता होगा। उसे लगा कि अगर चेस्ट में कुछ नहीं निकला तो उसका मूड खराब हो जाएगा। जब उसने चेस्ट खोला, एक हरी रोशनी उस पर चमकी। सिवून चौंक गया जो उसने उसमें देखा। उसे कुछ रिंग्स मिली। एक रिंग थी हाइसर रिंग, जो उसकी एजिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरी नीली रिंग थी ड्रीमर्स रिंग, जो उसकी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाती है।
तीसरी रिंग थी कैलिन्स रिंग, जो उसकी स्टैमिना को बहुत बढ़ा देती है। चौथी रिंग थी टोहास रिंग, जो उसकी मैजिक रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ाती है। पांचवीं भी एक और तोहास रिंग थी। सिवुन को यकीन नहीं हुआ कि सांगवांग सिर्फ रेयर आइटम्स ही फार्म करता था। उसे गुस्सा आया जब उसे याद आया कि सांगवांग ऐसा दिखाता था जैसे वो कोई आइटम यूज नहीं करता। फिर सिवुन ने जल्दी से अपना स्टेटस विंडो खोला, जिसमें उसने देखा कि अब उसकी स्ट्रेंथ 70 हो चुकी थी। उसकी स्टैमिना भी 70 थी, एजिलिटी 75 और मैजिक रेजिस्टेंस 90 तक पहुंच चुकी थी। पहले तो सिवुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि इन स्टैट्स के साथ वो जरूर जीत सकता है। इन रिंग्स के अलावा वहां कुछ मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स भी थे, लेकिन वो सब अभी सिवुन सीख नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें सीखने से पहले कुछ कंडीशंस पूरी करनी थी। जब वो अपना स्टेटस विंडो देख ही रहा था, उसे कुछ महसूस हुआ। उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देख ही रहा था कि किसी ने अपनी एस्क्रो क्रॉप्स फायर स्पेल यूज किया, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में फायर सीवून की तरफ आई। यह एक मेज था जो अब सीवून को चलता हुआ देख रहा था। उसने सीवून से कहा कि उसे सिर्फ इसलिए अपनी गार्ड नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि वो फार्मिंग कर रहा था। क्योंकि सियून इतनी आसान एम्बुश में फंस गया, मेज को लगा कि उसने सांगवांग को सिर्फ किस्मत से हराया था। जैसे ही उसने ये सोचा, सियून ने उससे पूछा कि वो है कौन। वो आदमी शॉक्ड रह गया कि सियून उससे बात कर रहा है। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी फायर स्पेल ने कोई असर नहीं किया। सियून ने उस आदमी से कहा कि उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया था। अब सियून की मैजिक रेजिस्टेंस 90 है, तो इस लेवल की मैजिक उसके लिए सिर्फ एक मामूली ट्रिक है। अब सियून धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ा, जिसे वो आदमी डर गया और बोला, रुको, तुम क्या करना चाहते हो? फिर डरते हुए जोड़ा कि अगर सिवून ने एक और कदम बढ़ाया तो वो उस पर और भी ज्यादा पावरफुल स्पेल चलाएगा। लेकिन वह बिना रुके उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो उसने अपना स्टाफ उठाया और फिर से अपनी एस्क्रो क्रॉप्स फायर स्पेल को एक्टिवेट किया, जिससे भारी मात्रा में स्टाफ की टिप पर फायर इकट्ठा होने लगी। जिसे देखने के बावजूद भी सिवून ने उसे कहा कि उसका अटैक उस पर ज्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन आदमी ने उस पर हमला कर ही दिया। सिवून वहीं खड़ा रहा और सीधे अटैक फेस किया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींची और अनस्टॉपेबल फिस्ट का पहला चैप्टर यूज किया। अटैक का नाम था स्ट्रेंथ सेवरिंग फिस्ट। सिवुन ने मेज की छाती पर एक जबरदस्त पंच मारा तो मेज ने खून उगला और दूर जाकर एक पेड़ से टकराया, जबकि सिवुन खुद शॉक्ड रह गया अपने अटैक की पावर देखकर। उसे याद आया कि अनस्टॉपेबल फिस्ट एक ऐसी मार्शल आर्ट थी जिसे एक हारने वाला आदमी यूज करता था, इसलिए उसे नहीं लगा था कि इसका इतना असर होगा। उसे समझ आया कि किसी भी मार्शल आर्ट की ताकत उस व्यक्ति की इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करती है। तभी मेज ने खांसा और मर गया। अब इस दुनिया में सिर्फ 7 प्लेयर्स बचे थे, तो सिस्टम ने अनाउंस किया कि सिवून ने जिहार्क को एक फिस्ट आर्ट से मारा। इसी बीच सिवून ने उस आदमी का लाइफ ची अब्सॉर्ब कर लिया। साथ ही उसे एहसास हुआ कि अब एवरेज मैजिक स्पेल्स उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी मैजिक रेजिस्टेंस हाई है। फिर सिवुन ने अपना क्लोक पहन लिया। उसे समझ आया कि अब सब लोग जो छिपे हुए थे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सांगवांग मर चुका है। तो उसने सोचा कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। वो दौड़ने लगा, फिर अचानक मुस्कुराया जब उसे महसूस हुआ कि अब वो मास्टर जांग की मूवमेंट्स को इमिटेट कर सकता है। उसने मन में एल्डर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके लिए इतना किया। उसने आगे कहा कि अब वो ये गेम जरूर जीतेगा। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि सिवून एक पेड़ पर लटका हुआ है, जहां से वो अपनी सराउंडिंग्स को देखने की कोशिश कर रहा था। जब वो इधर उधर देख रहा था, किसी ने उससे कहा कि छुपना बंद कर। सिवून को यकीन नहीं हुआ कि कोई रात में इतनी जोर से बोल रहा है। उस आदमी ने आगे कहा कि अगर वो डरपोक नहीं है तो सामने आकर लड़ाई करे। उसने उसे कावर्ड बास्टर्ड कहा और पूछा कि वो कहाँ छिपा है। ये स्टार्क था जो आगे बोला कि सब लोग उससे डरकर छिप रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, स्टार्क को कुछ अपनी तरफ आते हुए महसूस हुआ, तो उसने अपनी सोर्ड उठाई और एक एरो को रोकने के लिए उसे सामने किया, ये कहते हुए कि ये तो एक बेवकूफ़ी भरी हरकत है। उसने सियून से कहा कि सामने आओ और एक असली आदमी की तरह लड़ो, जबकि सियून सोचने लगा कि आखिर ये एरो किसने मारा। लेकिन स्टार्क को पता था कि इतनी ज़्यादा ऑरा एक एरो में सिर्फ एक ही इंसान डाल सकता है। उसने सिर उठाया और आवाज़ लगाई उस आदमी को जिसे जुरोक्वान कहा जाता है। वो एल्फ आर्चर बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ?
जवाब में स्टार्क ने कहा कि हर मर्सनरी को डिवाइन आर्चर की लेजेंड के बारे में पता है। फिर उसने पूछा कि क्या तुम भी गेम जीतना नहीं चाहते, और फिर उसने सुझाव दिया कि वो दोनों मिलकर सीवून को ख़त्म कर दें। जुरुक्वान मुस्कराया जब उसने ये सुना। वो पेड़ से नीचे उतरा और स्टार्क के पास आया तो स्टार्क ने कहा कि उसने सही फैसला लिया है। साथ ही उसने खुद को एक मर्सनरी बताया जो गिल्ड के लिए काम करता है। फिर उसने कहा कि वो गिल्ड में काफ़ी मशहूर है। साथ ही उसने डिवाइन आर्चर को भरोसा दिलाया कि वो इस फैसले पर पछताएगा नहीं। जुरुक्वान ने कहा, ठीक है। स्टार्क को लगा कि जुरुक्वान बेवकूफ़ है, भले ही उसकी रेपुटेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है। इससे साफ था उसके इरादे अच्छे नहीं थे। जबकि जुरुक्वान ने कहा कि उसने टाइमिंग ठीक से नहीं देखी, अभी कुछ सेकंड्स बाकी हैं। जैसे ही उसने ये कहा, स्टार्क बोला कि एक आर्चर को कभी खुद से दूरी घटाने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस पर वह कुछ सोच पता। उसने अपनी सोर्ड उठाई और कहा कि जुरुक्वान मर जाए और अपने आइटम्स उसे दे दे। लेकिन डिवाइन आर्चर को उसके इस बिट्रेयल पर कोई हैरानी नहीं हुई। जैसे ही स्टार्क की सोर्ड उसे लगने वाली थी कि सामने से एक एरो आया जो उसके सिर के आर पार हो गया। इसे उसकी सोर्ड जुरुक्वान तक पहुंच भी नहीं पाई। वह मारा गया था। जुरुक्वान मुड़ा और बोला, मैं इंसल्टेड महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा कीड़ा मुझसे कोऑपरेट करने की बात कर रहा था। फिर आगे कहा कि उस जैसे पर तो कोई आवारा कुत्ता भी पेशाब कर दे। उसने उसका चेस्ट तक नहीं खोला क्योंकि जुरुक्वान अब ज़्यादा इंटरेस्टेड था सीवुन को ढूंढने में। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसे एक इडियट पर टाइम खराब किया। इसी बीच सीवुन पेड़ से नीचे आया जब वो आर्चर वहां से थोड़ा दूर गया, ये सोचकर कि ऐसी सिचुएशन में जहां सिर्फ 6 लोग बचे हों, हर एक का लाइफ जी कीमती है। फिर सिवुन ने हाथ उठाया ताकि वो स्टार्क का लाइफ जी ले सके। जैसे ही उसने ऐसा किया, जुरुक्वान पलटा और सिवुन की डायरेक्शन में देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे देख सकता हो। इसे सिवुन हैरान रह गया कि वो उसे देख रहा है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसका क्लोक उसे डिटेक्शन से भी छिपा देता है। तो अब उसे लग रहा था कि शायद आर्चर के पास कोई ऐसी स्किल है जिसके बारे में वो नहीं जानता। सिवुन को लगने लगा कि उससे गलती हो गई। उसने लाइफ जी के बारे में सोचते सोचते अपनी कार्ड छोड़ दी थी, पर असल में जुरुक्वान उस चेस्ट को देख रहा था और खुद से कहता है कि स्टार्क जैसा एक घटिया इंसान शायद सिर्फ घटिया आइटम्स ही रखता होगा। इसलिए उसने मुड़कर जाने का फैसला किया और आइटम्स वहीं छोड़ दिए। जब वो आदमी आगे बढ़ा तो सिवुन जमीन पर गिर गया। उसे काफ़ी राहत मिली ये देखकर कि वो आदमी चला गया, जबकि उसे गलतफहमी हुआ है कि जुरुक्वान की सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसलिए सिवुन को लगने लगा कि यही आदमी उसका अगला ओपोनेंट होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड जोन बैरियर कुछ पेड़ों को पार करके एरिया को छोटा कर रहा है। इसी बीच सिवुन जब जंगल में भाग रहा था तो उसे एहसास हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड जोन पहले से तेज़ी से छोटा हो रहा है। अब सिर्फ 6 सर्वाइवर्स बचे हैं और अभी भी 87 दिन बचे थे गेम में। इससे सिवुन को समझ आ गया कि बैरियर अब सर्वाइवर्स की गिनती के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। जैसे ही उसने ये सोचा, सिवुन ने कुछ चौंकाने वाला देखा। उसने देखा एक फील्ड जो लंबी घास से भरा हुआ था। सिवुन को पता था कि अगर उसने यहाँ किसी से फाइट की तो आसपास के लोगों का ध्यान ज़रूर यहाँ खींचेगा। इसलिए वो धीरे धीरे ग्रास फील्ड में एंटर कर गया। लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया था कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया। जबकि सिवुन ने एक अजीब आवाज़ सुनी और पीछे मुड़ा तो वो चौंक गया। उसने देखा कि उस पर कई सारे अटैक्स आ रहे हैं। उसने जल्दी से कूदकर अटैक्स को टॉस किया। जब वो ज़मीन पर उतरा तो उसने नोटिस किया कि मैजिक ठीक उसी की जगह को टारगेट कर रहा था जहां वो पहले खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका क्लोक पहनकर कोई उसे देख नहीं सकता। इसलिए अब वो सोचने लगा कि फिर भी ये प्लेयर उस पर स्पेल कास्ट कैसे कर पाया। इस बारे में वो और भी सोच पाता, इससे पहले ही और भी अटैक उस पर हुए। इस पर वह यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब वो सब कुछ पहले जैसा टॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने एक स्टांस लिया और अपनी मुट्ठी भींची, जिसमें उसने अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सामने से टकराने का फैसला किया। उसने अपना हाथ एनर्जी से कवर किया और पियर्सिंग फिस्ट से अटैक किया। उसका अटैक जब उस मैजिक से टकराया तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस स्किल की ऐसी ताकत देख सिवुन फिर एक बार हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो जितना सोचता था उससे ये स्किल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
फिर वो ऊपर कूदा ताकि पूरे एरिया का अच्छा व्यू मिल सके। साथ ही वो अपने ओपोनेंट की लोकेशन देखना चाहता था। उसे जल्दी ही अपना दुश्मन दिख गया। वो आदमी चौंक गया जब उसने सीवुन को हवा में देखा। वो सोच रहा था कि ये कौन है जिसने उसका माना फुल अटैक ब्लॉक कर दिया। अचानक सीवुन ने हवा में रहते हुए उस आदमी को पुकारा, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने उस आदमी को पीछे से स्टैब कर दिया। वो आदमी चौंक गया जब उसे ये पता चला। उसने मुड़कर अपने अटैकर को देखा, ये कहते हुए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं कर पाया। इस पर अटैकर बोला कि तुम्हें थोड़ा माना बचाकर रखना चाहिए था, डिटेक्शन मैजिक और बैरियर मैजिक के लिए। फिर आगे जोड़ा, क्योंकि मेरे जैसे असैसिन के लिए अपने ट्रेसेस मिटाना बहुत आसान होता है। अब शांति से आराम करो। जैसे ही उसने ये कहा, वो आदमी धीरे धीरे डिसिपेट हो गया। अब गेम में सिर्फ 5 सर्वाइवर्स बचे थे। जब सीवून जमीन पर उतरा तो वो आदमी बोला, क्या तुम सीवून हो? सीवून ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? आदमी बोला, हाँ मैं जानता हूँ। तुम तो वही वो जिसने नंबर 1 पब्लिक एनिमी नाम सांगवांग को मारा है। फिर आगे कहा कि बचे सभी प्लेयर्स तुम्हें मारने के लिए बेताब है। फिर उसने अपने ब्लेड्स उठाए और सीवन से कहा कि वो बेवजह रेजिस्ट करने की बजाय खुद को ही मार दे, क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी टारगेट को मिस नहीं किया जिसे उसने चुना हो। फिर वो सीवन पर चार्ज करते हुए बोला, मर जाओ, जिसके जवाब में सीवन ने भी अपनी मुट्ठी भींची और उसकी तरफ दौड़ लगाई। इस पर असैसिन बोला कि वो बहुत स्लो है। ऐसा कहते ही उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और बहुत ही तेजी से सीउन के पास से गुजरा, जिसके अगले ही पल सीउन के हाथ पर कई कट्स उभरे जिनसे खून बहने लगा। जब सीउन ने पीछे मुड़कर देखा तो असैसिन बोला कि वो उसे काट कर पूरा चीर देना चाहता था, लेकिन सीउन उम्मीद से ज़्यादा स्टर्डी निकला। जबकि सीउन मन ही मन बोला कि अगर उसने खुद को इंटरनल एनर्जी से कवर न किया होता तो उसका हाथ कई टुकड़ों में कट चुका होता। उसे अब यकीन हो गया कि ये असैसिन काफ़ी स्ट्रांग है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी मौत सिर्फ टाइम की बात है, क्योंकि मैंने कभी भी अंधेरे में असैसिनेशन फेल नहीं किया। सीवुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब तक उसने सिर्फ मेजेस से फाइट की थी, तो उसे नहीं पता था कि एक असैसिन से कैसे निपटा जाए। लेकिन अचानक उसे एक आइडिया आया जिसे वह आजमाने की सोच ही रहा था कि उस असैसिन ने अपनी ब्लेड्स उठाई और कहा, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये बोलते ही वो अचानक सीवुन के सामने से गायब हो गया, जिससे सीवुन हैरान रह गया। जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो आदमी उसके पास ही रीअपियर हुआ और अपने सोर्ड से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने सीवुन का शरीर ही डिसअपियर हो गया और सीवुन की आवाज़ हवा में गूंजी, तुम्हारी स्टेल्थ स्किल्स वाकई कमाल की हैं। असैसिन चौंक गया ये सुनकर। उसने पूछा, तू कहाँ है? सीवुन ने जवाब दिया, तुम्हारी स्टेल्थ स्किल्स मेरी क्लोक के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहते ही उसने आदमी के हाथ पकड़ लिए और बोला कि वो उसके जैसे लेवल के किसी भी फाइटर की एनर्जी को ट्रैक करके उसकी मूवमेंट पकड़ सकता है। जिस पर असैसिन ने कहा, तू कायर है जो पीछे से वार करता है। सीवुन ने उसे याद दिलाया, तू ही तो कह रहा था कि तू मुझे खत्म कर देगा, अब दोबारा बोल। ये बोलते ही उसने उस आदमी के हाथ तोड़ दिए तो असैसिन दर्द में चिल्ला उठा। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले सबको हरा सकते हो? फिर उसने सलाह दी कि अगर सीवुन को फर्स्ट प्लेस चाहिए तो उसके साथ टीम अप कर ले। लेकिन उसकी इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए सीवुन ने अपना हाथ असैसिन के शरीर के अंदर घुसाकर उसका हार्ट तोड़ दिया, जिसे असैसिन ने मुंह से खून उगला और वहीं मर गया। तो सिस्टम ने बताया कि अब इस दुनिया में सिर्फ 4 सर्वाइवर बचे हैं। साथ ही ये अनाउंस किया कि सीवुन ने टमिरन को फिस्टार्ट से मार दिया है। सीवुन ने उन दोनों आदमियों का लाइफ छीन लिया और उनके गिराए गए हीलिंग स्क्रोल्स भी कलेक्ट कर लिए। वो जल्दी से फार्म करना चाहता था और वहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कमोशन कर दिया था। तमिरन के चेस्ट में एक मार्शल आर्ट्स मैनुअल मिला तो उसे अजीब लगा कि एक असैसिन के पास ऐसी चीज़ थी जो उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। इस मार्शल आर्ट्स मैनुअल का नाम था शैडो क्लोन मैनुअल। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे सीवुन अपने क्लोन्स बना सकता है जो उसके साथ फाइट कर सके। कितने क्लोन्स बनेंगे ये उसके इंटरनल एनर्जी पर निर्भर करता है। सिस्टम ने सीवुन से पूछा कि क्या वो इसे सीखना चाहता है। सीवुन ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैनुअल धीरे धीरे गायब हो गया। सीवुन को राहत मिली कि असैसिन को इंटरनल एनर्जी यूज़ करना नहीं आता था। अगर उसे ये आती और वो इस स्किल को अच्छे से यूज़ करता तो उसे मारना बहुत मुश्किल होता। दूसरे आदमी के चेस्ट में एक ग्रिमलोर था जिसका नाम था कार्मेंस आइज।
ये एक हाईएस्ट ईयर डिटेक्शन स्पेल था जो किसी भी स्टेल्थ स्किल को पार देख सकता है। लेकिन सिवून का मैजिक सर्कल अभी बहुत लो लेवल पर था, इसलिए वो ये स्पेल नहीं सीख सकता था। इस ग्रिमलोर को देख सिवून को समझ आया कि वो आदमी उसे क्लोक पहनने के बावजूद कैसे देख पा रहा था। जब वो ये ग्रिमलोर देख ही रहा था तभी किसी ने पीछे से उस पर एरो फायर किया। सिवून ने बिना सोचे बस हल्का सा सिर झुकाया और एरो उसके चेहरे को थोड़ा स्क्रैच करके निकल गया। वो हैरान रह गया कि ये एरो कहाँ से आया। उसे पता था कि सर्वाइवर्स में से सिर्फ एक ही आर्चर बचा है। जब सिवून ने एरो की दिशा में देखा तो उसने पाया कि एक बहुत बड़ा मैजिक अटैक उसकी तरफ आ रहा है। उसने ऐसा मैजिक पहले कभी नहीं देखा था। उसे सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि ये कौन कर रहा है। साथ ही उसे समझ आ गया कि अब डोज करने का टाइम नहीं है। तो उसने अपना सारा इंटरनल एनर्जी अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और अनस्टॉपेबल फिस्ट की एक तकनीक यूज की जिसका नाम था अल्टीमेट स्ट्रेंथ फिस्ट, और उस मैजिक अटैक पर वॉर किया और उस जबरदस्त अटैक को तोड़ दिया, उसे चूर चूर कर दिया। चारों तरफ पत्थर गिरने लगे। चूंकि एक साथ दो अटैक हुए थे, सिवून ने अंदाजा लगाया कि ये एक 2% टीम है। जैसे ही उसने ये सोचा तभी उसके पीछे एक आदमी प्रकट हुआ और बोला, तुम वाकई स्ट्रांग हो। उस आदमी ने सिवून पर सोर्ड से वार किया। सिवून ने अटैक को डॉज कर लिया और जल्दी से पीछे हट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस ग्रुप में 3 लोग होंगे। सोर्ड्समैन ने अपनी सोर्ड उसकी तरफ पॉइंट की और बोला, अब तुम्हारी लक खत्म हो चुकी है। सोर्ड्समैन का नाम था सेंटर्क, जो कि हर्सन का राजा था। दूसरा मेज था डीमन किंग का राइट हैंड, जिसका नाम था ग्रीरोन, और तीसरा शख्स था डिवाइन आर्चर जुरोक्वान। ये 3 बचे हुए सर्वाइवर सब मिलकर सिवून से लड़ने वाले थे। तो सिवून को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे।